Hello, everybody. Welcome to the CA Final Direct Taxes and International Taxation Batch, जहां पे आज ना हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए डेडिकेटेड रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के हैं, पास्ट ईयर पेपर आरटीपी के हैं। जैसा मॉड्यूल में दे रखा है उसी सीक्वेंस में मैंने इस बुक में डाल रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? यूएस लिमिटेड यूएस बेस्ड कंपनी। डायग्राम जरूर बनाते चलना जब कभी भी ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन करो ना, डायग्राम जरूर बनाते चलना ताकि आपको ना पिक्चर बनी रहे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। यूएस लिमिटेड है, यूएसए की कंपनी है। उसकी सब्सिडरी इंडिया में इंडियन लिमिटेड। इसने कंप्यूटर सेल किए हुए इंडिया को फॉर रीसेल इन इंडिया। कंप्यूटर सेल किए हुए हैं। यूएस ऑल्सो सेल कंप्यूटर्स टू सीएमआई। एक रैंडम पर्सन को सीएमआई को भी सेल किया हुआ है इसने। ठीक है। Another computer reseller. It sells 50,000 monitors to 50,000 monitors to इंडिया वाली कंपनी। कितने की कीमत पे? 11,000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। फिक्स प्राइस सीएमआई को। ओ माय गॉड, इंडिया वाले को 11,000 में दे रहे हो लेकिन सीएमआई को 10,000 में दे रहे हो, क्यों? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? यूएस लिमिटेड द वारंटी इन सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय इंडियन कंपनीज हैंडल। ओ माय गॉड, क्या चाह रहे हैं तो? However, the sale of monitor by the CMI US Limited is responsible for 3 months warranty. वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी कितनी? 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आती है वारंटी। ओ माय गॉड सर, अगर 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, वो 10,000 रुपए पर एनम के हिसाब से वारंटी है, यानी 3/12 कह सकता हूँ क्या मैं कि 2,500 रुपए की वारंटी हो जाती है। सॉरी, 1,000 रुपए की तो 250 रुपए की वारंटी हो जाएगी। यानी ऐसा कह सकता हूँ कि उसको तुम 10,000 में दिया, मेरे को 11,000 में दे रहे हो, उसके अलावा उसको तुम वारंटी भी दे रहे हो। यानी अगर मैं उसके लिए प्राइस निकालूं तो सिर्फ 9750 निकलेगा। मेरे में प्राइस कितना ले रहे हो? 11,000 रुपए ले रहे हो मेरे से। यानी मैं कह सकता हूँ 1,250 रुपए का सर डिफरेंस आएगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर 50,000 कंप्यूटर्स। ये सर मेरे लिए निकलेगी आर्म्स लेंथ प्राइस। यानी सर 62 लाख 50,000 रुपीज का मेरा सर एडजस्टमेंट जाएगा। सर इस एडजस्टमेंट का ना मेरे को सॉल्व करके कितने टाइम एडजस्टमेंट देना पड़ेगा? शायद एक जीरो मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया, 50,000 है। यस, 6 करोड़ 25 लाख का एडजस्टमेंट देना पड़ जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 वी आर डन विद। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अर्थ लिमिटेड कैलकाटा। ओ माय गॉड, अर्थ लिमिटेड है कैलकाटा का। Engaged in trading of electronic goods, it purchased goods from its associate enterprise Sun PT। सर सन पीटी से सामान खरीदा, ये एसोसिएट एंटरप्राइज है सिंगापुर की। और ऑल्सो अनरिलेटेड पार्टी ओशिनिया से भी खरीदा है। सर ओशिनिया से भी खरीदा है, ये अनरिलेटेड पार्टी है। कौन है ओशिनिया? द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन was 15% ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑफ पीटी। ओ माय गॉड, सुनना क्या बोल रहा है। जो सन पीटी से खरीदा हुआ सामान है ना, इस सामान को बेचते टाइम ना मैंने 15% प्रॉफिट चार्ज किया, लेकिन जब मैं ओशिनिया का सामान बेच रहा हूं ना, तब मैंने 20% प्रॉफिट मार्जिन चार्ज किया। सर उसके अलावा कहता है कि आप ओशिनिया से खरीदे हुए सामान में ना सर 6 महीने की वारंटी भी दी है, सन ने कुछ भी नहीं दिया। एंड आफ्टर सेल्स वारंटी भी 1 साल की दे रखी है, जो कि 2% ऑफ द सेल्स प्राइस के बराबर है। ठीक है। द ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनल बेनिफिट है, जिसको भी हम 1% के बराबर ले सकते हैं। ठीक है। सन पीटी का सामान कितने में बेचा है मैंने? सन पीटी का सामान बेचा है 20 CR का। और ओशिनिया का सामान बेचा हुआ कितना? 15 करोड़ का सामान बेचा हुआ है। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, तुमने अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदा, ज्यादा प्राइस में खरीदा, तब जाके तुम कम मार्जिन चार्ज कर पा रहे हो ना। एक पॉइंट सोचो, ज्यादा प्राइस में खरीदा तब तुम कम मार्जिन में चार्ज कर पा रहे हो, नहीं तो मार्केट में तो तुमको सेम मार्जिन लेना चाहिए था, लेकिन तुमने महंगा खरीदा इसलिए कम चार्ज कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ रीसेल प्राइस मेथड लग रहा है। इसलिए यहाँ पे रीसेल प्राइस मेथड लग रहा है। सर आपको बताना कैसे निकालेंगे रीसेल प्राइस मेथड में? आपने सामान कितने में बेचा, आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदा हुआ सामान कितने में बेचा? सरकार बोलती है पहले वो निकालो। सर 20 करोड़ का सामान बेचा ना, ठीक है। माइनस करोगे ना सर, आम तौर पे आप कितना मार्जिन लेके चलते थे? सर 20% का मार्जिन लेते थे ना, माइनस करेंगे 20%, यानी 4 करोड़ माइनस कर दूंगा। यानी सुनो सुनो अर्थ पीटी सुनो, तुमको ना 16 करोड़ में तो सामान खरीदना ही चाहिए था। तुमको 16 करोड़ में सामान खरीदना चाहिए था। थोड़े बहुत फंक्शनल डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन 16 करोड़ में तुमको खरीदना ही चाहिए था। तुमने कितने में खरीदा उस बारे में समझते हैं। 16 करोड़ में तुमको खरीदना चाहिए था इसमें, लेकिन इसने दो चीजें बोल दी। एक बार सुनना क्या कह रहा है, दो चीजें बोली है इसने। क्या बोल रहा है सुनना। कह रहा है
इन केस ऑफ ओशिनिया आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ 6 मंथ्स इज प्रोवाइडेड बाय द सन। सर इस केस में ना अपने को ना ये 16 करोड़ से महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने ना आफ्टर सेल्स वारंटी भी दे रखी है 6 महीने की। इसने आफ्टर सेल्स वारंटी नहीं दे रखी इसलिए सस्ता दिया है, इसने आफ्टर सेल्स वारंटी दे रखी इसलिए महंगा देना पड़ेगा। तो इसमें अपने को आफ्टर सेल्स वारंटी का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। कितना आफ्टर सेल्स वारंटी? आफ्टर सेल्स वारंटी क्या कहता है? वारंटी में भी टेकन एज 2% ऑफ द प्राइस। सर 2% ऑफ द प्राइस कितना होता है? सर 2 करोड़ का 20 करोड़ का 2% कितना होता है? 20 लाख। 6 महीने की वारंटी दे रखी है, यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 10 लाख रुपए की वारंटी का कॉस्ट मेरे को ऐड करना पड़ जाएगा। 10 लाख की वारंटी का कॉस्ट ऐड करना पड़ जाएगा। हाँ सर, ऐड करना पड़ जाएगा। प्लस सर कहते हैं ब्रांड वैल्यू का तुमसे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ब्रांड वैल्यू यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए ब्रांड वैल्यू का माइनस करना पड़ जाएगा। ब्रांड वैल्यू कितना कहता है? ब्रांड वैल्यू कहता है 1% का। यानी कह सकता हूँ ये 20 लाख हो गया, ये भी 20 लाख हो गया। यानी ऑल इन ऑल सर 16 करोड़ में ही मेरे को ट्रांज़ैक्शन कर देना चाहिए था। 16 करोड़ से जितना ऊपर किया होगा उतना मेरे लिए सर, उतना मेरे लिए आर्म्स लेंथ प्राइस में एडजस्टमेंट आ जाएगा। एक बार आंसर देखो। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 16 लाख। 16 करोड़ में मेरे को ट्रांजैक्शन कर देना चाहिए था। तो आपको समझना है कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमने देख रहे हैं बाजार में तुम कितने का बेच रहे हो, उससे मार्जिन कितना चार्ज कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। हम कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ना असेस करेंगे कि कैसे कितने में हमको खरीदना चाहिए था। अगर महंगा खरीदा है तो फिर एडजस्टमेंट करो आर्म्स लेंथ प्राइस में। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अरे सर इतना समझाने के बाद तो आराम से समझ में आ ही जाता है, क्या ही दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एबीसी Canada holds 35% shares in Element Limited. Element develops software and does not on-site and on sorry and does on-site and off-site consultancy। ठीक है, सुनना ध्यान से। एबीसी लिमिटेड कनाडा की है। एबीसी लिमिटेड कनाडा की है और इंडिया की एलिमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है पॉइंट? एलिमेंट ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड एबीसी। सर एलिमेंट ने बिलिंग की कितने की? एबीसी की बिलिंग की कितने की? 120 मैन आवर्स में कितना? 1800 रुपए पर मैन आवर्स से बिलिंग की। सर कितने से बिलिंग की? एक बार करो ना क्या मल्टीप्लाई। सर 2,16,000 रुपए से बिलिंग कर दी। डायरेक्ट कॉस्ट कितना इनको इन्वॉल्व है? अरे बाप रे, कॉस्टिंग कितनी इन्वॉल्व है? 2,25,000 की कॉस्टिंग इन्वॉल्व है। सर बिलिंग कितने से कर रखी? कम से कर रखी है यार, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। However, एलिमेंट बिल्ड XYZ इंडिया एट अ रेट ऑफ 2800 पर एनम। सोचो, एलिमेंट है ना किसी दूसरी एंटिटी को, ना दूसरी एंटिटी को सर XYZ को सर कितने में बिलिंग कर रखी? 2800 से। देखो भेदभाव देख रहे हो आप, अपनी एसोसिएटेड प्राइस के साथ 1800 में बिलिंग कर रहे हो, लेकिन सर यहाँ पे किसी दूसरी एंटिटी को 2800 में चार्ज कर रहे हो। लॉजिक पकड़ो, आपने अपना सेल्स कम कर दी, इससे आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, इसलिए सर इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं किया, कैलकुलेट करना पड़ेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनना सुनना। द ट्रांजैक्शन बिटवीन एलएमएन एबीसी एंड एक्सवाईजेड आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिफरेंसेस। सर ये दोनों ट्रांजैक्शन ना, ये जो 1800 में किया और ये 2800 में किया, कंपेरेबल है, लेकिन सर कंपेरेबल ना कुछ सब्जेक्ट फंक्शनल डिफरेंसेस कारण कंपेरेबल नहीं, अदरवाइज पूरी तरह से कंपेरेबल है। फंक्शनल डिफरेंसेस कौन कौन से? सुनना क्या कह रहा है। Where element derives technology support from ABC। एलिमेंट को ना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एबीसी से मिलता है। एलिमेंट को टेक्नोलॉजी सपोर्ट एबीसी से मिलता है, ठीक है, लेकिन XYZ ने को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। XYZ को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अरे यार XYZ को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यानी एलिमेंट अगर सपोर्ट दे रहा है, एलिमेंट को सपोर्ट एबीसी से मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, यानी सर इस चक्कर में प्राइस में डिफरेंस कम हो जाना चाहिए। इस चक्कर में प्राइस में डिफरेंस कम हो जाना चाहिए। हाँ सर कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट कितना बोला? सर जब हमने XYZ से काम किया ना, XYZ के साथ काम किया ना, हमने 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया है, 50% पे। एक बात मेरे साथ सुनना, ठीक है, लॉजिक पकड़ना, जल्दी समझ में आएगा। हमने इसके साथ 50% से काम किया, 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इसके साथ हमारा कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। सर लेकिन कुछ डिफरेंसेस होंगे ना जिस कारण इससे हम प्रॉफिट ले पा रहे हैं, इससे नहीं ले पा रहे। पहला डिफरेंस यही कह रहा है सर, सबसे पहला डिफरेंस यही उसने कह दिया कि मैं उससे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा हूँ 18% का। सर 18% का तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा हूँ, तो सर इतने में मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सर 18% का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा हूँ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी सर 50% का 18% अगर मैं ले रहा हूँ तो 9% तो मेरा सीधे सीधे कम हो जाएगा। इतना मैं उससे कम चार्ज करूंगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है एबीसी ने ना बिजनेस में, एबीसी जो बिजनेस दे रहा है सर लार्ज वॉल्यूम में दे रहा है सर, इसलिए क्वांटिटी डिस्काउंट भी देना पड़ेगा 10% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सर 10% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्वांटिटी डिस्काउंट भी देना पड़ जाएगा, यानी सर हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा इस केस में।
हम अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से और कम प्रॉफिट चार्ज कर पाएंगे, यानी ये भी अपने को प्रॉफिट मार्जिन से एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 5% हम इसमें माइनस कर देंगे। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड एलएमएन नीदर रन्स रिस्क। सर अगर मैं एबीसी को दे रहा हूं तो मेरा रिस्क नहीं है, लेकिन सर अगर एक्सवाइजेड को दे रहा हूं तो रिस्क पूरा का पूरा इसका है। वापस क्या बोल रहा है, अगर मैं दे रहा हूं, अगर इन केस ऑफ सर्विसिंग रेंडरिंग सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड एलएमएन नीदर रन्स एनी रिस्क नॉर इनकर्स एनी मार्केटिंग कॉस्ट। सर मेरे को कोई रिस्क का खर्चा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग का भी खर्चा नहीं है। सर इस केस में ना पूरा मार्केटिंग का खर्चा लेना पड़ रहा है। एक बात बताओ, इस केस में मेरे को इससे मार्केटिंग का खर्चा लेना पड़ रहा है, इसलिए इससे ज्यादा चार्ज कर रहा हूं। इससे मेरे को मार्केटिंग का खर्चा मेरे को बियर करना पड़ता है, तो मेरे को चार्ज में इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज करो ना। सरकार कहती है कि यार तुमने इससे नहीं किया इसलिए इससे कम चार्ज करोगे ना, इसलिए कितना मार्केटिंग का खर्चा सरकार कहती है 12% का है ना। क्वेश्चन कहता है 12% का मार्केटिंग खर्चा है ना, उसमें भी क्या कहते हैं ऑफ 12% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी 12% का 50% ले लूंगा, यानी सर इससे 6% और मैं कम चार्ज करने वाला हूँ, 6% और मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में कहता है एलिमेंट ऑफर्ड 1 मंथ क्रेडिट टू एबीसी। मैंने ना 1 महीने का क्रेडिट दिया एबीसी को। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सच क्रेडिट इज 2% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और एक्सवाइजेड को मैंने कोई क्रेडिट नहीं दिया। यानी सुनो, ध्यान से सुनना, तुमने 1800 रुपए 2800 रुपए में सामान बेचा, इसको इसको क्रेडिट भी नहीं दिया, लेकिन इसको दिया 1800 में प्लस क्रेडिट भी दे रहे हो, यानी सर जितना भी ट्रांजेक्शनल प्राइस है इसमें ऐड करना पड़ जाएगा अपने को। ऐसा बोलूंगा कि हमारा डिफरेंस बढ़ जाएगा ना सर, हमारा हमको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेना चाहिए ना, अगर हम उसको क्रेडिट भी दे रहे हैं तो प्रॉफिट तो ज्यादा चार्ज करना चाहिए। इसलिए सरकार कहता है कि ना 2% का 50% आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस 1%, यानी मैं कह सकता हूँ 31% कम से कम ऑन कॉस्ट मेरे को ऐड करना चाहिए था। ऑन कॉस्ट 31% ऑन कॉस्ट मिनिमम ऐड करना चाहिए था ना सर। मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 225 की कॉस्ट आ रही है सर, इसमें मैं 31% ऐड करूंगा, कितना आता है एक बार देखना, 2,94,750 का मेरा आ रहा है। इसको मैंने एक्चुअल में कितने में कर दिया, 2,60,000 में, यानी अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरा सीधे सीधे ना 78,750 का आर्म्स लेंथ प्राइस में एडजस्टमेंट आता है। एक बार चेक करते हैं, यस सेम टू सेम आंसर हमारा आ गया, सेम टू सेम आंसर है, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे बड़ा मजा आ रहा है यार ऐसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, एंडीज इंक हैविंग बिजनेस इन मलेशिया हैज एडवांस्ड लोन ऑफ एमडी 160,000 टू एंडीज इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है, एंडीज इंक ने लोन दे रखा है किसको, एंडीज इंडिया को, कितना, एमडी 160,000। बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितना है, 125 लाख है, 125 लाख का बुक वैल्यू ऑफ एसेट है। एक बात तो हमने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ है कि अगर मेरी बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स का ग्रेटर देन 51% अगर मेरे को किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी ने लोन दे रखा होगा तो वो मेरे लिए एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है। इस केस में एक बार एमडी को कन्वर्ट करो ना, 160 एमडी को क्या होता है सर, एमडी है क्या, मलेशियन डॉलर है। मलेशियन डॉलर को 45 से कन्वर्ट करो कितना होता है, 45 के रेट से कन्वर्ट करो कितना होता है, 72 लाख हो रहा है, 72 लाख का लोन हो रहा है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ, क्या एक बात बताओ, 125 के मेरे टोटल एसेट्स है, उसमें से ग्रेटर देन 50% तो सिर्फ और सिर्फ एक ने लोन दे रखा है, यानी क्या एंडीज इंक मेरे लिए एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। यस सर, बड़े आराम से बन जाएगी। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आगे हमसे क्या मांग रहा है। एंडीज लिमिटेड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट टू एंडीज इंक। ये सॉफ्टवेयर बैकअप का सर्विस दे रही है, इसके साल भर की बिलिंग कितने से कर रखी है, हैज स्पेंड 50,000 मैन आवर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 for the services rendered to Andes Inc. The cost for Andes Inc. was 70, Andes Limited was 75 man hours and billing कितने से कर रखी है, 90.75 से। क्या कह रहा है सर, कॉस्ट कितने से, 75 रुपीज पर मैन आवर था, और उसमें हमने बिलिंग कितने से कर रखी है, देखो बिलिंग कितने से कर रखी है, 90.75 रुपीज पर मैन आवर से बिलिंग कर रखी है हमने। कितने मैन आवर्स है, ऊपर कह दिया उसने 50,000 मैन आवर्स हैं। एक बार प्रॉफिट मार्जिन निकालो ना, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट निकालो ना, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट। सर जीपी कितना है अपना, 15.75 है, कॉस्ट कितनी है अपनी 75 है, यानी मार्जिन निकालता हूं तो 21% का मार्जिन निकल के आया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गामा लिमिटेड इन इंडिया विच हैज सिमिलर बिजनेस मॉडल प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट टू ऑलिव इंक इन पेनांग मलेशिया।
हम क्या कर रहे हैं सर, हमारा जितना भी प्रॉफिट मार्जिन हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और एंटिटी ने, सिमिलर नेचर के एंटिटी ने सिमिलर ट्रांजैक्शन में कितना चार्ज किया हुआ है। इस केस में अगर मैं देखूं गामा दूसरी एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है, गामा की क्या डिटेल्स दे रखी है सर, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, सीधे सीधे कह रहा है 60-600 की है। उसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहा है 200 की है सर, यानी टोटल कॉस्ट में कह सकता हूँ 800 की टोटल लगने वाली है। 800 की टोटल कॉस्ट लगी हुई है और सर उस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 200 के हैं। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सीधे सीधे 25% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। एक बात के लिए सोचो, हम 21% चार्ज कर रहे हैं लेकिन कोई और 25% चार्ज कर रहा है। आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, हम अपनी कॉस्ट में 25% ऐड कर देंगे। सर अपनी कॉस्ट कितनी है 75 प्लस सर 25% ऐड करें, एक बार निकालो कितना हो रहा है, यानी 93.75 रुपीज का मेरा टोटल। इतना मेरे को कम से कम इतना तो मेरे को चार्ज करना ही चाहिए था। मैंने कितना चार्ज कर दिया, 90.75 चार्ज किया ना, यानी 3 रुपए मैंने कम चार्ज किया हुआ है। तीन तीन रुपए मैंने कम चार्ज किया हुआ है, $3 मैंने कम चार्ज किया। कितने मैन आवर्स के लिए, 50 मैन आवर्स के लिए, 50,000 मैन आवर्स के लिए। और कितने रुपए पर मलेशियन डॉलर की कीमत, एक बार निकालो ना कितना आ रहा है, 3 into 50,000 या और इंटू 45, यानी क्या मैं कह सकता हूँ 67,50,000 रुपीज मैंने कम चार्ज किया हुआ है। दिस विल बी एडजस्टमेंट इन आर्म लेंथ प्राइस। एक बार आंसर चेक करो क्या कह रहा है। आंसर सेम टू सही, सेम वही आंसर है। कैसे ही गलत हो जाएगा, कैसे ही गलत हो जाएगा, जब लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे तो कैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन सप्लाइंग गुड्स टू एसोसिएट एंटरप्राइज इन फॉरेन एंटिटी, फॉरेन कंट्री। It has applied for advance pricing agreement in respect of transaction with associate enterprises. एप्लीकेशन फॉर एपीए वाज फाइल्ड ऑन 15 मार्च 2023 को। हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, कभी भी अगर अपने को एपीए चाहिए किसी प्रीवियस ईयर के लिए, तो अपने को प्रीवियस ईयर चालू होने से 1 अप्रैल से पहले अपने को अप्लाई करना पड़ता है। सर इसने कब चालू किया है, सर 15 मार्च को कर लिया, यानी प्रीवियस ईयर जो 23-24 लगेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले कर लिया। ठीक है, साइन कब हुआ, 2 जून को आया। डिस्कस बताओ कब से एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे आराम से प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही दिक्कत है, आराम से एप्लीकेबल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए क्या कह रहा है। 1/4/2023 को पीक्यूआर जो कि एक इंडियन कंपनी है, एडवांस करती है लोन 6 करोड़ रुपए का टू XYZ। क्या कह रहा है, पीक्यूआर इंडियन कंपनी है, इसने लोन दिया 6 करोड़ रुपए का, किसको, XYZ को, सिंगापुर की। कितना है, 6 करोड़ का लोन है। A company resident in Singapore. As on the date of the loan, book value of the total asset of XYZ Inc. was 10 करोड़। सर बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितना है, 10 करोड़ है। लोन मैंने कितने का दे दिया, 6 करोड़ का दे दिया। एक बात बताओ, बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट 10 करोड़ है, मैंने लोन कितना दे दिया, 6 करोड़, यानी ग्रेटर देन 51% का मैंने लोन दे दिया उसका। बुक वैल्यू के टोटल एसेट्स का ग्रेटर देन 51% लोन दे दिया मैंने, यानी ये मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कह रहे हैं, XYZ पेड द एंटायर लोन अलोंग विद इंटरेस्ट। सर 31 अगस्त 2023 तक दे दिया, 3-4 महीने में रीपे कर दिया, फर्क नहीं पड़ता ना अपने को। 5 महीने में रीपे कर दिया आपने लोन, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी दिन किया आपने ट्रांजेक्शन, तो उस टाइम के लिए आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। During the financial year 23-24, PQR also entered with an agreement with XYZ, एक agreement में भी आए हैं, to provide 20,000 medical equipment at a cost of rupees 7,400। सर पहली बात तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया, अपने को जो भी ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस पे करने पड़ जाएंगे। उसमें भी कह रहा है, हमने क्या एंटर किया सर, 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट देंगे, कितनी प्राइस पे, कॉस्ट पे सर 7,400 की कॉस्ट है। The assessing officer treats the associate enterprise and wants to recompute the PQR's arm's length price. You are required to answer the following question. Would PQR and XYZ be treated as associate enterprise for the purpose of transfer pricing adopted by the assessing officer? If yes, then why? सर पहली बात तो associate enterprise treat किया जाएगा, क्यों, क्योंकि total book value of the assets of the XYZ का greater than 51% तो सिर्फ और सिर्फ लोन दिया हुआ है from PQR, तो इसलिए associate enterprise बन जाएंगे सेक्शन 92A के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द आर्म्स लेंथ प्राइस। सर आर्म्स लेंथ प्राइस निकालो, कहता है जब सेम इक्विपमेंट ना, आप सेम इक्विपमेंट ना पीक्यूआर सर एक जने को कितने में दे रहा है, 9,000 रुपए में दे रहा है, और दूसरे जने को कितने में दे रहा है सर, 9,500 में दे रहा है। एक बात बताओ, सेम हमको 2 आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई, 2 आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने बोला था कभी भी अगर ना एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस निकल आती है, कभी भी एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस निकलती है, तो इन दोनों का एवरेज कर लेंगे, वो हमारे लिए आर्म लेंथ प्राइस बन जाएगी। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि 9,000 प्लस 9,500 डिवाइडेड बाय 2, 9,250 रुपीज मेरे लिए आर्म्स लेंथ प्राइस होनी चाहिए। मैंने ट्रांजेक्शन में कितने में किया, 7,400 में कर रखा है, मैंने 7,400 में कर रखा है। ठीक है, एक बार डिफरेंस निकालो कितना होता है,
₹1850 का मैंने कम में ट्रांज़ैक्शन कर रखा है। क्या आंसर कह रहा है? अरे क्या ही बोलेगा यार, अरे क्या ही बोलेगा। 1850 का डिफरेंस है, 20,000 यूनिट्स पे 8% 373.75 करोड़ का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ पीक्यूआर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसफर प्राइस बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज इफ पीक्यूआर एक्सेप्ट सच ट्रांसफर प्राइस? सर एक बात बताओ, पीक्यूआर को ना एक्सेप्ट करनी पड़ी 90 टू 50 रुपीस की ट्रांजैक्शन प्राइस। पीक्यूआर को एक्सेप्ट करनी पड़ी ट्रांजैक्शन प्राइस 90 टू 50 की। सर पीक्यूआर के पास क्या-क्या ऑप्शंस है? पीक्यूआर के पास क्या ऑप्शंस है सर? प्राइमरी एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते सर, आपको अपने ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो अपने को पैसे लाने पड़ेंगे। आपने को जितना भी डिफरेंस है ना ₹1850 का, ये इंडिया में लाना पड़ेगा सर, ये तो आपके लिए एडजस्टमेंट होगा ही होगा। लेकिन इसमें अपने को एक बेनिफिट है। एक बेनिफिट क्या? सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट से आप बच जाओगे अगर सर अगर आप टैक्स भर देते हो। कितना सर? 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस अगर आप भर देते हो ना, तो आपके ऊपर सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगा। ये अगर आप कर दे रहे हो तो आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट बच जाओगे। सर आपके पास यही रेमेडीज है, उसके अलावा कोई रेमेडीज अवेलेबल ही नहीं है। कहते हैं अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट किया तो वो तो करना ही पड़ेगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी होगा जब तक आप पैसा रिपैट्रिएट नहीं कर देते। और अगर आप टैक्स भर देते हो ना 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो उस केस में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने को बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 7 क्या बोल रहा है? तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं, बड़ा मजा आता है, नहीं बड़े जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू एक्सवाइजेड इंक। ए लिमिटेड है इंडिया की और एक्सवाइजेड इंक है लोकेटेड इन एनजेए नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में। सर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया से तो अलग ही प्यार है अपना। कहते हैं फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 40 लाख रुपीस, सर 40 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड की। इट चार्जेस 42 लाख। सर बाहरी दुनिया से आप 42 लाख चार्ज करते हो, बाहरी दुनिया से आप 42 लाख चार्ज करते हो, लेकिन एक्सवाइजेड नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में आप उससे 40 ही चार्ज कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं आगे। सर भले जो एसोसिएट नहीं उससे आप 42 चार्ज करते हो। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन 94 ए में और बताओ क्या होगा। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, कभी भी आप नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सर, उस केस में ना सर वो आपके लिए डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी, प्लस सर वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बन जाएगा। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बन जाएगा, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी, और आपको ना जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एएलपी पे करना पड़ जाएगा। सर आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? सीधे सीधे 42 की आर्म्स लेंथ प्राइस है। क्या इस समय को 3% का क्वेश्चन मिलने वाला है? ना बाबा ना, कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सीधे सीधे आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस 42 होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस 40 है, आपको 2 लाख रुपए का प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। दैट इज द केस, 2 लाख रुपए का आपको प्राइमरी डिफरेंस प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। ओके ओके, इतना सा ही क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मिस्टर एक्स, a non-resident individual is due to receive 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मार्च 2024 में। मिस्टर एक्स एक नॉन रेसिडेंट है, उसको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, किससे? नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड से। सर मैंने आपको एनआर टैक्सेशन में पढ़ाया हुआ है कि कभी भी अगर इंफ्रा डेट फंड से अगर इंटरेस्ट मिलता है, कितने परसेंट से टैक्सेबल होता है? 5% से टैक्सेबल हो जाता है। एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का काम का है ही नहीं कुछ भी, फॉर अर्निंग सच इनकम। अज्यूम मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट ऑफ नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट अंडर 94 है। दोनों केसेस में ट्रीटमेंट बताओ। सर अगर नॉर्मल रेसिडेंट नॉर्मल नॉन रेसिडेंट होता ना, सीधे सीधे 5% टैक्सेबल करा देते, लेकिन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया है ना, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में अगर वो फॉल कर रहा है ना, जब कभी भी इंफ्रा डेट फंड उसको पेमेंट करेगा ना, 30% रेट से टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। बाद में अपनी इनकम में वो ऑफर कर ले जितना भी उसको करना है, उसमें आईटीआर भर के रिफंड ले ले, बात की बात है, लेकिन टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए 30% एप्लीकेबल हो जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हाँ जी सर, समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत अपने को नहीं है। एक बार रीड करते हैं आंसर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट, interest income received by Mr. X non-resident from notified infra debt fund would be subject to concessional tax rate of 5% under section 115A ऑन दी ग्रॉस इनकम। देयरफॉर जो भी लाइबिलिटी है ना सर, कितनी आ जाएगी लाइबिलिटी? सीधे सीधे 5 लाख पे सीधे सीधे 5% कर दो, 25,000 हो जाती है। इसमें 4% का एजुकेशन से ऐड कर दो, सीधे सीधे 26,000 की लाइबिलिटी आ जाती है। अंडर सेक्शन 194 एलबी 5% टीडीएस काटना पड़ेगा जितना भी आप पेमेंट कर जा रहे हो, लेकिन अगर आप नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में आ जाते हो तो 30% प्लस एजुकेशन सेस के हिसाब से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये प्रोविजन जो भी है नॉन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया का, वो कहता है जो भी रेट है सेक्शन का उस रेट से काटो, या फिर किसी स्पेशल रेट से काट लो, या फिर सर 30% विच एवर इज हायर के रेट से काटोगे। बाकी मिस्टर एक्स चाहे तो बाद में सर उस इंटरेस्ट का रिफंड ले सकता है। हमको सिर्फ टीडीएस काटने के लिए बोला गया कि 30% से टीडीएस काट के चलना है। दैट वाज द केस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8?
एनडी, एन इंडियन कंपनी हैज बोरोड 90 करोड़ ऑन सर 1/4/2023 को। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एनडी इंडियन कंपनी है, बोरो कर रखा है 90 करोड़ रुपए, 90 करोड़। किससे बोरो कर रखा है सर? टीएम से। कंपनी लंदन, लंदन की कंपनी। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम। द सेड लोन इज रीपेबल इन 5 years, 5 साल में रीपेबल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं इसमें तो। फर्दर द लोन इज गारंटीड बाय मिस्टर टीवाई, मिस्टर टीवाई ने गारंटी दे रखी है। अच्छा, ये कौन है, देखते हैं। Incorporated in UK, TD, a non-resident holds shares in 40% of voting power in ND and TY। अरे बाप रे, यहाँ पे एक TD करके एक एंटिटी है, ये 40% होल्ड करता है इसमें और ये 40% होल्ड करता है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कहना ऐसे कि ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। ये तो बाय डिफॉल्ट बन गए, क्योंकि एक पेरेंट अगर दोनों में 40-40% होल्ड करता है, ये जो पेरेंट है 40-40% दोनों में होल्ड करता है, तो ये तो सीधे सीधे आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज तो बन ही जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट ऑफ एनडी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 was 11 करोड़ सर, इसका 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। आफ्टर डेबिटिंग अबव इंटरेस्ट, सर अबव इंटरेस्ट कितना था? 90 करोड़ का 10%, यानी सर 9 करोड़ का इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन 5 करोड़ का, प्लस सर इनकम टैक्स 4 करोड़ का, सर सब ऐड करने के बाद मेरा 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यानी नेट प्रॉफिट मेरा, इबिटडा मेरा इतना आ गया, सीधे सीधे इबिटडा मेरा इतना आ गया। ठीक है, इबिटडा मेरा इतना आ गया। आगे क्या बोल रहा है सर? कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू बी क्लेम्ड अंडर पीजीबीपी कंप्यूटेशन विद एप्रोप्रिएट रीजन एंड अलाउेबिलिटी और डिसअलाउेबिलिटी इफ एनी, सब बताओ अपने को। सुनना, याद करो। एक पॉइंट हमने पढ़ा था सर, कभी भी आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट कर देते हो ना इंटरेस्ट का, तो कितना अलाउ होता है सर? 30% ऑफ इबिटडा ही अलाउ होता है, या फिर ऐसा बोलो कि एक्सेस इंटरेस्ट जितना भी होता है वो डिसअलाउ हो जाता है। एक्सेस इंटरेस्ट कैसा निकलता है सर? एक्सेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ए, इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज माइनस 30% ऑफ इबिटडा और एसोसिएट एंटरप्राइज का जितना भी इंटरेस्ट है, whichever इज लोअर, हमारा एक्सेस इंटरेस्ट हो जाता है। एक बार एक्सेस इंटरेस्ट निकालो, कितना आ रहा है एक्सेस इंटरेस्ट निकालो, सीधे से कह सकता हूँ 30% ऑफ इबिटडा, 30% ऑफ इबिटडा यानी 29 करोड़ का 30%, यानी 8.7 मेरा अलाउड इंटरेस्ट है। सर एक्सेस इंटरेस्ट कितना हो गया? यानी मैं कह सकता हूँ 0.3 लाख का ना, 0.3 सीआर का मेरा एक्सेस इंटरेस्ट है। 0.3 सीआर का मेरा एक्सेस इंटरेस्ट है, ये डिसअलाउ हो जाएगा। इतना मेरा डिसअलाउ हो जाएगा सर, यानी 8.7 लाख मेरा सीधे सीधे अलाउ हो जाएगा। 8.7 अलाउ हो जाएगा, 0.3 डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसमें ना लोगों को डाउट आता है, क्या डाउट आता है सर? टीवाई मेरे लिए एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, लेकिन सर ये जो टीएम जिसने लोन दे रखा है, इससे तो मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से लोन दे रहे हो जिसको ना आपके किसी एसोसिएट एंटरप्राइज ने गारंटी दे रखी है ना, उस केस में ये भी आपके लिए सर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। और इसको भी जब आप लोन का पेमेंट करोगे ना, तो उस 30% वाली ऑफ इबिटडा वाली कंडीशन का ध्यान देके चल जाओगे। मुझे बताओ, क्या समझ में आया? क्या मुझे समझ में आएगा? ये तो एज गुड एज आपकी किसी एसोसिएट एंटरप्राइज ने लोन दे रखा है, एज गुड एज आपकी किसी एई ने लोन दे रखा है, आपकी किसी एई ने लोन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी, अपने को बड़े आराम से ये भी चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर अगले में आ जाइए। विद दैट हमने अपने सारे टेस्ट और हमने सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए। अब सीधे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? Examine the consequences that would follow if assessing officer makes adjustments in price in an international transaction of an SSC, resulting in increase in taxable income. What are the remedies available for such dispute? एक बार तो अगर कभी भी एओ आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस में एडजस्टमेंट करता है, क्या करोगे आप? आपको आर्म्स लेंथ प्राइस में एडजस्टमेंट होगा तो आपको इनकम मानना पड़ेगा, आपको उस इनकम में ऑफर करना पड़ जाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके अलावा सर उस इंक्रीज इनकम के अगेंस्ट में ना सर आपको कोई भी चैप्टर 6A का डिडक्शन या चैप्टर 10AA का डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला। प्लस अगर आपकी इनकम बढ़ाई जा रही है तो सामने वाले के लिए एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें भी है। उसके अलावा सर अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ जाएगा। लेकिन सेकेंडरी एडजस्टमेंट में एक रेमेडी है कि आप टैक्स भर दो, एडिशनल टैक्स कितना भी 18 + 12 + 4% टैक्स भर दो ना, तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट को इंडिया में वापस नहीं भी लाओगे तो भी काम चल जाएगा। आप इंडिया में अगर पैसे नहीं लाते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। दिस इज द आंसर। एक बार देखो क्या कह रहा है, अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जहां पे प्राइमरी एडजस्टमेंट है, आपको डिडक्शन नहीं मिल रहा है 10AA का, प्लस जितने भी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज है वो सारे पैसे आपको वापस लाने पड़ जाएंगे। सर क्या रेमेडीज अवेलेबल है? या तो आप डीआरपी के पास जाओ, या तो सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हो, या फिर कहता है ना कि आप रिवीजन ऑर्डर के पास जा सकते हो सेक्शन 264 में। 264 में रिवीजन ऑर्डर के लिए भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आए।
मिस्टर हरी होल्ड्स 30% वोटिंग पावर इन एबीसी इंक। ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ कंट्री ए। अच्छा, एबीसी इंक है, कंट्री ए है, हरी होल्ड करता है इसमें कितना, 30%। For the purpose of expansion of the business, the said company enters with an agreement with XYZ company. XYZ company, company incorporated in India, इसके साथ agreement पे आई। One of the clauses of the agreement of ABC Inc. was has the power to appoint 6 directors of the XYZ Limited. सर ABC का एक clause है कि 6 directors आप appoint करने वाले किसके, XYZ के, जिसके पास 12 डायरेक्टर्स हैं। एक बात बताओ सर, 12 डायरेक्टर से 12 में से 6 आप अपॉइंट कर सकते हो। क्या मैंने कहा कि मोर देन हाफ आप अपॉइंट कर सकते हो? ना 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 ना, आप हाफ अपॉइंट कर सकते हो लेकिन मोर देन हाफ नहीं कर सकते। यानी इस केस में ना, इस कंडीशन के कारण तो आप एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं ही बनोगे। फर्दर टोटल परचेजेस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर प्रीवियस ईयर एस्टिमेटेड कितनी, 500 करोड़ की, जिसमें से 48 करोड़ सिर्फ आप बाहर से, इसकी जो टोटल परचेजेस है ना, इसकी सॉरी, इसकी जो 500 करोड़ की, इसमें से सिर्फ और करोड़ लोकली लेने वाला है। लेकिन सर बाकी बाकी 452 करोड़ की कहां से आएंगी सर, एबीसी से आ रही। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द रॉ मटेरियल इज सोर्स फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। सर 90% ऑफ द रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही एंटिटी से आ रहा है, यानी वो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। प्लस सर एक और चीज है कि सर प्राइस, एंटायर परचेज प्राइस हैज बीन फिक्स्ड इन द एग्रीमेंट एंड कंडीशन, जो भी सर एबीसी डिटरमाइन करेगा। यानी सर प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एंटिटी, प्लस 90% ऑफ द रॉ मटेरियल आर सोर्स बाय दिस एंटिटी। सर इस केस में ना ये आपके लिए डिफॉल्ट एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। आपको एसोसिएट एंटरप्राइज बना के सारा ट्रांजेक्शन आर्म्स की प्राइस में करना पड़ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आई लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, आई इंडियन कंपनी है। सप्लाइड बिलेट्स टू इट होल्डिंग कंपनी। ओ माय गॉड, होल्डिंग कंपनी सीधे सीधे आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है, क्योंकि 26% ज्यादा होल्ड करते ही होंगे कोई ना कोई एक दूसरे में। यू लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाइड द सेम प्रोडक्ट टू यूके बेस्ड कंपनी वी लिमिटेड। आपने सर एक और कंपनी को किया, वी लिमिटेड को। An unrelated party. The transaction with U Limited is priced as, sir U Limited को आपने 500 MT में दिया, whereas transaction with V Limited को आपने 700 में दिया। एक बात बताओ, आप अपने एसोसिएट प्राइस को सस्ते में दे रहे हो लेकिन बाहर वालों को महंगे में दे रहे हो, क्यों गड़बड़ कर रहे हो तुम? लेकिन कह रहा है कि जो आपने वी लिमिटेड में दिया ना, वो सीआईएफ बेसिस पे, यानी सर आपने 700 रुपए में ना सर इंश्योरेंस का भी भाड़ा आपने बियर किया, उसके अलावा फ्रीट का भी भाड़ा आपने बियर किया। सर कितना होता है, 200 रुपए का तो भाड़ा ऐसी का हो गया। यानी एक बात बताओ, मैंने एक अनरिलेटेड पार्टी को 700 रुपए में ट्रांजेक्शन किया, एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ 700 रुपए में ट्रांजेक्शन किया। 700 क्यों किया, क्योंकि मैंने उससे भाड़ा भी ले लिया, उससे मैंने सर फ्रीट भी ले लिया। बाकी किसी और को दे रहा हूं तो उससे ना भाड़ा ले रहा हूं ना फ्रीट ले रहा हूं। यानी सर इसमें से अगर मैं भाड़ा हटा दूं तो कितने में करता, इसमें से अगर मैं 700 में से अगर भाड़े की कीमत हटा दूं तो मैं 500 में तो इससे भी करता, 500 में अपने रिलेटेड पार्टी से भी कर रहा हूँ, एसोसिएट प्राइस से भी कर रहा हूँ। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वही आर्म्स लेंथ प्राइस है। मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस कितना निकल रहा है, 500 रुपए में तो मैं 200 दूसरों से भी करता, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एसोसिएट प्राइस के साथ भी 500 में कर रहा हूँ ना। यानी जो भी ट्रांजेक्शन मैंने किया वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया हुआ है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की गुंजाइश ही नहीं, जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, क्या कह रहा है। पेनल्टीज। X Limited operating in India is the dealer of goods manufactured by the Yen Limited of Japan। ठीक है, X Limited इंडिया का और ये Yen Limited जापान का है। सर ये डीलर है किसका, डीलर of goods produced by Japanese company। Yen owns 55% of the shares। अरे यार 55% होल्ड कर दिया, यानी सीधे से यही बन गया। आउट ऑफ द 7 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी 4 आर अपॉइंटेड बाय देम। ये 7 ग्रेटर देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप अपॉइंट करते हो, फिर भी एसोसिएटेड प्राइस बन गए। आफ्टर द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ 300 करोड़, 300 करोड़ का ना 300 लाख का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है ऑफ एक्स लिमिटेड for the relevant year and notice that company has failed to maintain requisite documents and has not obtained the accountant's report adjusted by the income। सर डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन किए, प्लस सर रिपोर्ट नहीं बनाई। ठीक है, ईओ ने कितना कर दिया, 30 लाख रुपए के एडिशंस कर दिए, 30 लाख रुपए के एडिशंस किए हुए इन डिक्लेयर्ड इनकम एंड इशूड शो कॉज नोटिस टू लेवी पेनल्टीज। सीक योर एक्सपर्ट्स ओपिनियन। बताओ सर, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए आप, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो 55% होल्ड करते हो तो एसोसिएट प्राइस बन जाते हो। ऑल्सो सर ग्रेटर देन मोर ऑफ वन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स भी अगर आप अपॉइंट कर सकते हो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो एसोसिएट प्राइस तो बन ही जाते हैं। यानी जो भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है सर, पेनल्टीज के लिए ओपिनियन मांग रहे हैं।
एक बात बताओ मेरे को, अगर आपने सर रिपोर्टिंग नहीं फर्निश कर रखी, सर रिपोर्ट्स नहीं फर्निश कर रखी है, सर मैंने आपको लर्न करवाए हुए पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस में 271 डबल अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के, सर कितनी वैल्यू की पेनल्टी लग जाती है, कितनी वैल्यू की पेनल्टी लग जाती है सर, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनल्टी लग जाती है आपके ऊपर। उसके अलावा सर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया 271 बी ए में, यानी बुक्स को ऑडिट करवाना मैं भूल गया, उस केस में क्या होगा सर, 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी मेरे ऊपर लगाई जाती है। उसके अलावा एक चीज़ और अपने को ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, क्या कहता है सर, अगर मैंने कोई ट्रांज़ैक्शन छुपाया है ना, तो सर मेरे ऊपर 270 ए में सर मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगाई जाती है। सर कितनी होती है, 50% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगाई जाती है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये 3 पेनल्टीज़ अपने को लगाई जाएँगी इस केस में, 3 पेनल्टीज़ का अपने को ध्यान देके चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर रीज़नेबल कॉज़ ऑफ फेलियर तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, अदरवाइज़ पेनल्टी हर केस में लगा दी जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। कर रहे हो ना मेरे साथ तुम लोग? क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो कंप्लीट करवा दूंगा, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनुष मोटर्स, an Indian company, declared 300 crore computed in accordance with the chapter 4D before making the adjustments of the following transactions for the year ended 31st March 2024। अनुष मोटर्स है, अनुष मोटर्स ने कितनी डिक्लेयर कर रखी, डिक्लेयर इनकम 300 करोड़ की डिक्लेयर कर रखी हो। वाओ, वाओ, जस्ट वाओ। 10,000 cars are sold to Rida Limited, US company, which holds 30% in Anush Limited at a price 200 less each car than price charge with shrink। सर, अनुष लिमिटेड ने 10,000 कार्स अपनी एसोसिएटेड प्राइस को बेच दी, 30% ज्यादा होल्ड करते, यानी यही बन गया। अपनी एसोसिएटेड प्राइस को 10,000 कार्स $200 कम में दे रखी है, $200 कम में दे रखी है, और $1 की कीमत कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने? $1 कितना दे रखा है? $1 कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। $1 84 दे रखा है। यानी सर हमने 10,000 कारों पे $200 पर कार हमने कम ले रखा है, और इसकी कीमत कितनी 84, यानी इतनी मेरी इनकम बढ़ा दी जाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ सर 10,000 कार्स इंटू 84 रुपीज पर डॉलर, ऐसे करते करते $200 में एडजस्टमेंट आएगा। कितना एडजस्टमेंट आएगा? 16.8 करोड़ से मेरी इनकम बढ़ा दी जाएगी। कहता है रॉयल्टी ऑफ रुपीज 1,20,00,000 रुपए वॉज पेड टू क्योटो, यूएस कंपनी। आपने यूएस की कंपनी को पेमेंट किया है for use of technical know-how in manufacturing the car. However, Kyoto has provided the same know-how to Indian company at rupees 90 लाख रुपए। यार, अनुष लिमिटेड क्योटो को रॉयल्टी पे कर रहा है। कितना रॉयल्टी पे कर रहा है? 1,20,00,000 का। सर लेकिन हो क्या रहा है सर, जिसको पे कर रहा है रॉयल्टी, उसने किसी और को भी सेम सर्विसेज दे रखी हैं, उसने कितना पेमेंट चार्ज कर रखा है? रॉयल्टी का 90 लाख दे रखा है, यानी मैं 30 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ रॉयल्टी का। सर यानी 30 लाख का मेरे लिए खर्चा डिसल, ऐसा बोलो $30 लाख का जो पेमेंट, उसको 84 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट है सर, इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, इसको मेरा प्राइमरी एडजस्टमेंट में आर्म सेल प्राइस में ऐड बैक कर दिया जाएगा। यानी 25.2 करोड़ का ना मेरा एडजस्टमेंट किया जाएगा इस केस में रॉयल्टी का। फिर लास्ट में कहता है लोन टू यूरो 1,000 करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट। सर लोन टू यूरो दिया है, लोन ऑफ यूरो 1,000 करोड़ वॉज एडवांस बाय डॉर्फ लिमिटेड, जर्मन कंपनी, वॉज आउटस्टैंडिंग कितना? 31 मार्च 2024 को। बुक वैल्यू ऑफ अनुष का कितना है? बुक वैल्यू कितना है? 90,000 करोड़ के एसेट्स है, 90,000 करोड़ के एसेट्स है। ठीक है, द जर्मन कंपनी हैज आल्सो एडवांस लोन टू सिमिलर, एक मिनट रुकना है इसके लिए। सर कीमत क्या है यूरो की? लोन कितने का दे रखा है? 1,000 करोड़ यूरो का लोन है, 1,000 करोड़ यूरो का। सर रुपीज में अगर लोन कन्वर्ट करो, यूरो की कीमत कितनी है? यूरो की कीमत दे रखी है 63 की कीमत दे रखी है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ अनुष लिमिटेड ने 63,000 करोड़ रुपीज का लोन ले रखा है, 63,000 करोड़ रुपीज के का लोन ले रखा है। यानी अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूं, मेरे टोटल एसेट्स अनुष के कितने हैं? 90,000 करोड़ के। ग्रेटर देन 51% ऑफ द टोटल एसेट्स ना 63,000 का सर लोन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी से, यानी ये एंटिटी ना, यानी जो हमारी ये वाली एंटिटी है सर, कौन सी? डॉर्फ लिमिटेड। सर ये भी एसोसिएटेड प्राइस बन जाएगी, अनुष लिमिटेड के एसोसिएटेड प्राइस बन जाएगी, एक और डॉर्फ लिमिटेड बन जाएगी। सर डॉर्फ के साथ ट्रांजैक्शन क्या रखा है सर? 1,000 करोड़ का लोन ले रखा है, कितने का सर? 10% से, जबकि ये कहता है कि किसी और एंटिटी को अगर ये देती ना डॉर्फ तो 9% लेती। यानी क्या मैं कह सकता हूं क्या कि 1,000 करोड़ पे
1000 करोड़ पे 1% का फर्क पड़ जाएगा। 1000 करोड़ पे 1% का फर्क पड़ जाएगा। 63 रुपीज का डॉलर है, तो एक बार फर्क निकाल के देखो कितना हो रहा है। 1000 करोड़ का इंटू 1% इंटू 63, यानी 63 रुपीज का इसमें एडजस्टमेंट आया था। एक बार देखना है इसमें, सॉरी इसमें ओके, शायद मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। इसमें कह रहा है $1 इज इक्वल टू 63 एंड यूरो 84 का है। तो इसमें ना मैं 84 गलत जगह मल्टीप्लाई कर गया। यहाँ पे 84 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ होगा 63 से मल्टीप्लाई, और यहाँ होगा 63 से, और यहाँ हो जाएगा 84 से। ठीक है, तो एक बार वापस मेरे साथ कैलकुलेट कर लो। 10,000 इंटू 63 इंटू 200 डिवाइड बाई 1 करोड़, यानी 12.6 का एडजस्टमेंट यहाँ होगा। $18.9 का एडजस्टमेंट यहाँ होगा, और यहाँ पे 840 का एडजस्टमेंट यहाँ हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करो। मेरी अपनी टोटल इनकम आ जाएगी इतनी, यानी अनुज की टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी सर? 1171.50 की इनकम मानी जाएगी। 300 करोड़ डिक्लेयर की थी, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद में सर 1100 करोड़ की इनकम मानी जाएगी। क्या आपको समझ में आया? बताओ, क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत इस चीज में नहीं है, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। XE Limited is an Indian company in which Zilla Inc. USA holds 28% of the shareholding and voting powers. एक बार देखना इसमें XE, इसमें ना जिला होल्ड करता है सर, जिला 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 कितना 28% ऑफ द शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। The following transactions are effected between the two entities. सर अगर दोनों एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो गए ना, तो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। कैसे कैसे ट्रांजैक्शन कर रखा है सुनना। एक्सी ने सोल्ड कर रखा है सर 1 लाख पीसेस, 1 लाख पीसेस मैंने सेल कर रखे हैं। कितने में? $2 पे पर टी शर्ट के हिसाब से कर रखे हैं जिला को। दी आइडेंटिकल टी शर्ट सर $3 में बेचता। एक बात बताओ सर, एक्सी ने जिला को कितने में दे रखा है सर? $2 पर डॉलर के हिसाब से टी शर्ट दे रखा है। लेकिन सर बाहर दुनिया को कितने में सर? $3 में बेचता ना, यदि $1 पे कम चार्ज किया, $1 से अपनी इनकम कम की सर, यानी आर्म्स लेंथ प्राइस के एडजस्टमेंट में ना सर $1 का चला जाएगा, $1 चला जाएगा इसमें। और सर डॉलर की कीमत कितनी है? डॉलर की कीमत कितनी? 64 रुपीज इंटू 64 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 64 लैक्स का ना मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस का पहला एडजस्टमेंट हो जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है। एक्सी बोरोड $2 लाख फ्रॉम फॉरेन लेंडर बेस्ड ऑन गारंटी ऑफ जिला लिमिटेड। ओ माय गॉड सर, एक्सी ने बोरो कर रखा है सर, लेकिन गारंटी किसने दे रखी? जिला ने गारंटी दे रखी है। जिला ने आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने गारंटी दे रखी है। क्या कह रहा है सरकार? फॉर दिस एक्सी पेड 10,000 रुपीज एज गारंटी टू जिला। इसने एक्सी ने जिला को गारंटी चार्जेस पे कर रखे 10,000 के। लेकिन कहता है कि अगर आप किसी और को ऐसे गारंटी का चार्ज देते ना, तो आप कितना 7,000 ही लगता। यानी आपने जिला को सर गारंटी का ज्यादा पेमेंट किया हुआ है। कायदे से कितना लगना चाहिए था? $7,000 ही लगना चाहिए था, आपने 10,000 दे दिया। यानी सरकार कहती है जो 3,000 एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, इसको भी आप कन्वर्ट करोगे और ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस के एडजस्टमेंट में ऐड होगा। 1,92,000 रुपीज का और एडजस्टमेंट होगा। तीसरा क्या कहता है? एक्सी लिमिटेड पेड 15,000 टू जिला फॉर वेरियस कस्टमर डिटेल्स टू इम्प्रूव द बिजनेस। ये सेम सर्विसेज ना 10,000 में दे देते। एक बार तुमने जिला को फिर से 15,000 पेमेंट कर दिया। कायदे से करना कितना चाहिए? तो 10,000 में कर देना चाहिए था, यानी 5,000 रुपये तुमने एक्स्ट्रा पे किया है ना, यानी तुमने अपना खर्चा बढ़ाया है ना। इस 5,000 को भी हम एडजस्टमेंट में ऐड बैक कर देंगे, और इस पे भी तुमसे प्राइमरी एडजस्टमेंट के नाम पे टैक्स ले लेंगे। एक बार आंसर चेक करो। 3.2, 1.92 और 64, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता है। सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साथ में लेके चलना है। आगे एक बार पढ़ो ना क्वेश्चन। एक्सी इज लोकेटेड, सर ये जो एक्सी है ना सर, कहाँ पे? SEZ में लोकेटेड है। इसकी इनकम बिफोर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट कितनी है सर? 1,200 लाख की इनकम है। 1,200 लाख की इनकम में तीनों एडजस्टमेंट कर देंगे। Compute the adjustments to be made in the total income, assuming that such adjustments are made by the assessing officer. Whether can it claim deduction under 10AA on the enhanced income? एक बात बताओ सर, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो एडजस्टमेंट होते हैं, उसमें जो इनकम एनहांस की जाती है सर, उस इनहांस इनकम पे कभी डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं मिलता।
बिल्कुल नहीं मिलता, उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इसमें आप सीधे-सीधे 64 लाख ऐड करोगे, सर 1.92 लाख ऐड करोगे और सर 64 लाख आप ऐड सॉरी 3.2 लाख आप ऐड करते चलोगे, इससे आपका आंसर टोटल में आ जाएगा। दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव टू गो। दिस इज़ हाउ थिंग्स हैव टू गो, दिस इज़ हाउ थिंग्स हैव टू बी रिटन इन एग्ज़ाम। इतना लिख के आ जाओगे, आपको पूरे-पूरे नंबर मिल जाएँगे। Examine with the reasons whether two enterprises referred in the independent situations given below can be deemed to be associate enterprise under the transfer pricing regulations। क्या दोनों associate enterprise माने जाएंगे? क्या कह रहा है? PQR Inc. a US company, PQR जो Inc. है वो US एक कंपनी है, have place of effective management in USA, advance loan equivalent to 170 crore to Mahanadi Limited, an Indian company, 10/4/2023 को। तो टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने हैं? एक 300 करोड़ के। मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 320 करोड़ की। एक बात बताओ, 300 करोड़ के बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, इसका 51% कितना होता है? 51% होता है सीधे सीधे सर 153 का हो जाता है। मेरे को लोन कितना दे रखा है इसने? लोन कितना दे रखा है? 170 करोड़ का, यानी ग्रेटर देन 51% का लोन दे रखा है, यानी ये मेरे लिए एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। सीधे सीधे बिना कुछ बोले सीधे से बोल दूंगा एसोसिएट एंटरप्राइज। यस, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। दिमाग लगाने नहीं, वेस्ट करना भी नहीं टाइम। क्वीनलैंड पीएलसी, a French company having its place of effective management in France, ठीक है, has power to appoint 3 directors of गोदावरी इंडिया, जहां पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ही 8 हैं। एक बात बताओ, आपके सिर्फ 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर है आउट ऑफ 8। क्या लेसर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? हाँ, लेस देन हाफ है, तो क्यों एसोसिएट एंटरप्राइज बना दोगे? सर नो एसोसिएट एंटरप्राइज, सीधे सीधे नो ए ही कर दो यहाँ पे। कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ सरस्वती लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इज 900 करोड़, ठीक है, ऑफ विच 830 आर सप्लाइड बाय जोएल जीएमबीएच, अ जर्मन कंपनी हैविंग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन जर्मनी। और कहता है प्राइस भी जर्मनी कंपनी, यानी सर मैं सामान खरीद रहा हूँ 900 करोड़ का, उसमें से 830 करोड़ का, यानी ग्रेटर देन 90% सिर्फ एक ही इंटरप्राइज से खरीद रहा हूँ। अगर ग्रेटर देन 90% एक ही इंटरप्राइज से खरीद रहा हूँ, प्राइस भी वही डिटरमाइन कर रहा है, तो सर हम दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाएंगे ना? यस सर, इसमें एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाएंगे। उनको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना, जितना मैंने आपको बोला ना इतना ही आपको पेपर में लिख के आ जाना है, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे विदाउट एनी इशू। ठीक है, ठीक है, आगे आइए। एनपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज बोरोड 80 करोड़ रुपीस ऑन 1/4/2023 फ्रॉम टीएल, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन। एनपी ने किया हुआ है सर, कहां से? टीएल से ले रखा है सर, कितना? 80 करोड़ ले रखा है। कितना इंटरेस्ट रेट है? 10% इंटरेस्ट रेट, यानी कितना इंटरेस्ट होगा सर? 8 करोड़ का इंटरेस्ट साल भर का हुआ है, ठीक है। द सेड लोन इज रिपेबल इन 5 इयर्स, कहता है फर्दर लोन इज गारंटीड बाय एसटी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। सर इसको ना एसटी ने गारंटी दे रखी है, एसटी ने गारंटी दे रखी है। मेसर्स ट्वीड इंक, अ नॉन रेजिडेंट होल्ड शेयर 40% इन एनपी एंड एसटी। सर एक ट्वीड है सर, ये ना इसमें 40% होल्ड करता है, इसमें 40% होल्ड करता है। सेम क्वेश्चन वही है जो पहले करके आ गया सर, ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। सर जो भी ये पेमेंट करेगा ना सर, इस पे 30% ऑफ द इबिटडा ही अलाउ हो जाएगा। सर क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का है सर, आफ्टर डेबिटिंग सर इंटरेस्ट कितना है? आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट 8 करोड़, प्लस डेप्रिसिएशन कितना ऐड करना है? 6 करोड़, प्लस इनकम टैक्स कितना ऐड करना है? 4 करोड़। सीधे सीधे अगर मैं आपसे बोलूं तो 25 करोड़ का मेरा इबिटडा आ रहा है। 25 करोड़ के इबिटडा में सर 30% अलाउड हो जाएगा, 30% अलाउ हो जाएगा, कितना? 7.5 लाख अलाउ हो जाएगा, 7.5 लाख अलाउ हो जाएगा। मैंने कितना दिया? 8 करोड़ दिया, यानी सीधे सीधे कह सकता हूँ 0.5 लाख का मेरा डिसअलाउ हो जाता है। 0.5 सीआर का सर मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी सारा अलाउ हो जाएगा। ठीक है सर, इतना ही कह के चल रहा है यार, और कुछ है ही नहीं इसमें। 0.5 लाख का डिसअलाउ हो जाता है, 7.5 लाख का अलाउ हो जाएगा, कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसा ऊपर पढ़ के सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओके जी, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा फोकस बनाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। MNO having its registered office in Mumbai is engaged in multiple businesses। MNO मुंबई की है, ठीक है, MNO मुंबई की है, मल्टीपल बिजनेस में। इट हैज बोरोड 200 करोड़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच गिव्स 100% गारंटी वाज गिवन बाय द पेरेंट कंपनी एबीसी इंक, कंट्री ए, टोटल बोरोइंग 1000 करोड़ की है। सर एबीसी इंक ने ना गारंटी दी हुई है सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना दे रखा है? 200 करोड़ का, 200 करोड़ का नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है 200 करोड़ का लोन।
सर 200 करोड़ की पूरी-पूरी गारंटी दे रखी है एक एंटिटी में। सर मेरी टोटल लोन लायबिलिटी कितनी है? सर 1000 करोड़ की लायबिलिटी है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 1000 करोड़ में से 200 करोड़ एसबीआई में दिया है और 200 करोड़ रुपए की गारंटी किसने दे रखी है? एबीसी इंक ने। यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि मेरी 20% ऑफ द टोटल बैंक लोन की गारंटी सर एबीसी ने दे रखी है। यानी एबीसी मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज़ बन गई। एबीसी मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज़ बन गई। ठीक है। इन एमएनओ बाइज मोबाइल फ्रोन फोन्स फ्रॉम एबीसी इंक। कहते हैं एमएनओ ना मोबाइल खरीदता है एबीसी से। एमएनओ मोबाइल खरीदता है। ठीक है, खरीद लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एमएनओ मोबाइल खरीद लेगा। मोबाइल फोन्स ब्रांडेड है ना, इसलिए इसके लिए 100 रुपए पर पीस में ना रॉयल्टी देनी पड़ जाती है। अरे बाप रे! मोबाइल फोन गारंटी ये है ना, मोबाइल फोन ब्रांडेड है ना, तो 100 रुपए पर पीस के हिसाब से सर रॉयल्टी देनी पड़ जाती है। ठीक है। जो भी हम बेचेंगे ना सर एबीसी को 100 रुपए पर मोबाइल फोन के साथ रॉयल्टी दे देंगे। सर सिमिलर मोबाइल फोन्स आर आल्सो सोल्ड टू अदर कस्टमर्स इन इंडिया बाय। सर एबीसी किसी और को भी देता है ये, ऐसे सेम मोबाइल फोन किसी और को भी देता है। सर उस केस में रॉयल्टी नहीं चार्ज करता वो। ठीक है, नहीं चार्ज करता, नहीं करता होगा। द क्रेडिट पीरियड टू एमएनओ इज 2% whereas for other customers is 1%। ओह माय गॉड! सर बाकी लोगों को 1 महीना देता है, सर मेरे को 2 महीने देता है। ठीक है, 2 मंथ्स देता है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख मोबाइल फोन, सर 10 लाख मोबाइल फोन सोल्ड है। पर बॉट इन एग्रीगेट 2600 करोड़ रुपए से 2600 करोड़ रुपए में ना 2600 करोड़ में 10 लाख मोबाइल फोन्स वर बॉट। 10 लाख मोबाइल फोन्स खरीदे हुए हैं। दी परचेज कॉस्ट इज टू बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? सर 10 करोड़ की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 1 मिनट के लिए सोचना। 2600 करोड़ की कीमत है। ठीक है, चलो 2600 करोड़ की कीमत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। सर क्या कह रहे हैं, एबीसी इंक ना वुड हैव बिल्ड 2400 करोड़ रुपीस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कंपोनेंट फॉर 1 मंथ डिले फॉर सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल मोबाइल फोन्स टू अदर कस्टमर। इट इज अज्यूम्ड दैट एंटायर परचेज हैज बीन सोल्ड। एक बात बताऊं, हमसे उसने 2600 करोड़ लिया। हमसे उसने 2600 करोड़ लिया, लेकिन सरकार कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना सर 2400 करोड़ तो दूसरों से लेता वो। 2400 करोड़ दूसरों से ले 2600 करोड़ ले रहा है। सर हमसे 2600 करोड़ 200 करोड़ क्यों ज्यादा ले रहा है? सरकार कहता है क्योंकि हमको उसने एक्सटेंडेड वारंटी दे दी। हमको उसने एक्सटेंडेड वारंटी दे रखी है ना। सरकार कहता है हमने कितना दिया है, 2600 करोड़ का पेमेंट कर रहा हूँ, इसका कितना परसेंट दे रहा है वारंटी? इसका वारंटी का कॉस्ट कितना है? टोटल टोटल सॉरी क्रेडिट पीरियड दे रहा है अपने को क्रेडिट पीरियड दे रहा है 10% का। यानी कह सकता हूँ कि 26 करोड़ का तो मेरा क्रेडिट 26 260 करोड़ का मेरा क्रेडिट दे रहा है। डिवाइडेड बाय सर कितना करूंगा? 12 करूंगा मैं। कितना मेरे को क्रेडिट मिला है इसमें? एक सेकंड रुकना रुकना। 2600 करोड़ का नहीं, 2400 करोड़ का 10% लूंगा मैं। 2400 करोड़ का 10% लूंगा। सर 2400 करोड़ का मैंने क्यों लिया हुआ है यहाँ पे, ये सुनना। सरकार कह रही है कि मेरे पैसे कितने फंसते, 2400 करोड़ फंसते ना। अदरवाइज मेरे 2400 करोड़ ही फंसते ना। 2400 करोड़ पे 10% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता। सर इसके हिसाब से सर अगर 1 महीने के हिसाब से निकालता हूँ मैं, तो मेरे को कितना सर कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ डिले कितना दे रहा है? क्रेडिट पीरियड का कॉस्ट डिले कितना दे रहा है? 20 करोड़ का डिले हो रहा है। 20 करोड़ का डिले का कॉस्ट है 1 महीने का। 1 महीने का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, इसको 20 करोड़ दे रहा हूँ। यानी सामने वाले को भी अगर क्रेडिट देता तो 20 करोड़ एक्स्ट्रा चार्ज करता उससे। एक बात बताओ मेरे को, सामने वाले को भी अगर वो क्रेडिट देता, सामने वाले को 2400 करोड़ में दे रहा है, अगर उसको भी क्रेडिट देता तो 20 करोड़ चार्ज करता उससे। मेरे को तो 2600 करोड़ में दे रहा है ना सर, इसलिए डिफरेंस एक तो ये हो गया कि डीले दे रहा हूँ मैं उसको पैसे, इसलिए मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। सेकंड चीज कह रहा है सर मैं रॉयल्टी भी तो दे रहा हूँ। एक सेकंड के लिए रुकना। 100 रुपए पर फोन की रॉयल्टी 10 लाख फोन पे दे रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ की रॉयल्टी मैंने उसको दे दी। 10 करोड़ की रॉयल्टी दी। सर रॉयल्टी का एडजस्टमेंट क्या होगा ये सुनना। सर रॉयल्टी एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है ना, जो आप किससे भी ले लो सर फर्क नहीं पड़ता उससे बहुत ज्यादा। रॉयल्टी इज एज गुड एज क्या रॉयल्टी का अधिकार सबके पास होता है लेने का, किसी से भी ले किसी से भी नहीं ले। सर ये आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन में मैटर नहीं करता। यानी सर अगर मेरे से 2600 करोड़ में रॉयल्टी ले रखा है, इससे रॉयल्टी नहीं ले रखा मैं, सर अगर इससे भी रॉयल्टी लेता तो कितने में आ जाता? सरकार कहते हैं 10 रुपए। अगर इससे भी रॉयल्टी ले रहा हूं तो फिर भी सर 2430 रुपए में तो होना ही चाहिए था तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्राइस। तुमने 2600 करोड़ में कैसे किया? अगर उससे भी रॉयल्टी ले लेता, उससे भी कंपेरेबल में सर कंपैरेटिबिलिटी के कारण अगर रॉयल्टी उससे भी ले लेता, तो भी सर 2630 करोड़ हो जाता। लेकिन सर तुमसे कितने में चार्ज किया उसने? तुमसे 2600 करोड़ में चार्ज किया। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 170 करोड़ रुपए तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है उसने।
170 करोड़ तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया वो, यानी सर 170 करोड़ उसकी तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि तुमने क्या किया 170 करोड़ से अपने खर्चे एक्स्ट्रा डाले पीएनडल में, तुमको उसको आर्म्स लेंथ प्राइस मान के एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। सर कह रहा है डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर द कंसीडर्ड ट्रांजैक्शन टू बी परचेज of transaction of purchase of mobile phones by MNO from ABC country A and its impact in the assessable income for any for assessment year 24-25। कह रहा है 2400 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्राइस था, इसमें 2010 का एडजस्टमेंट देखिए 2430 की आमतौर प्राइस होगी, 170 रुपए का सीधे सीधे एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहा, इतना सा क्वेश्चन था हमारा। रॉयल्टी का पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको गड़बड़ हो जाएगी। सर रॉयल्टी एक से चार्ज करा दूसरे से नहीं करा, सरकार कहती है अगर करता उससे तो क्या होता, अगर उससे भी रॉयल्टी चार्ज करता तो भी तुमसे 2430 ही लेता ना, तुमसे 2430 ही लेता ना, 2430 अगर तुमसे लेता तो फिर डायरेक्टली तुम्हारा 170 रुपए तो फिर भी तुमने एक्स्ट्रा दिया है ना, यानी सर वो तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट करवा दिया जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, बीटा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज 2 यूनिट्स इन इंडिया, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन हैदराबाद एंड अ ट्रेडिंग यूनिट इन सूरत। ठीक है, बीटा की 2 एंटिटीज हैं, एक है हैदराबाद की और एक है सूरत की, ऊपर नीचे कर दिया, इग्नोर करना इस चीज को, ठीक है। entered into various international transactions with their associated enterprises from both units। ठीक है, ये असेसमेंट ऑफ बीटा लिमिटेड का असेसमेंट हो रहा है सर, बीटा की दोनों एंटिटीज हैं, an Indian entity for 24-25 is pending before the assessing officer who referred the matter to transfer pricing officer। सर इसका असेसमेंट हो रहा है सर, असेसमेंट से सर एओ चला गया टीपीओ के पास, सर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास चला गया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन हैदराबाद, हैदराबाद की यूनिट के लिए सर टीपीओ के पास गया हुआ है। However, TPO expanded the scope of its work, calling off the details in respect of trading units of Beta Limited in Surat। TPO को बोला गया हैदराबाद की यूनिट की ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो, टीपीओ ने दिमाग लगाया, टीपीओ ने बोला सूरत का भी मुझे निकालना है, सूरत की भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। सर एग्जामिन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द असेसिंग ऑफिसर बिफोर मेकिंग रेफरेंस टू टीपीओ, कैन टीपीओ enlarge the scope of work by calling details of the trading activities at Surat when assessing officer has been reference only made for the manufacturing unit in Hyderabad। कहता है पहली बात तो ये बताओ कि सर टीपीओ कब कब रेफर करेगा, दूसरी बात क्या टीपीओ अपना स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा सकता है, दोनों बातों का बात करेंगे। सबसे पहले यस, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है उसको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन करने में एओ को, तो वो टीपीओ को रेफर कर सकता है, टीपीओ को बड़े आराम से रेफर कर सकता है, टीपीओ आगे का प्रोसेस करेगा। सर टीपीओ चाहे ना तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स उसको कोई ऐसा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिल जाता है जो पहले ऊपर कहीं कवर्ड नहीं है, जो उसको रेफरेंस में कवर नहीं है, क्या वो एडिशनल कवर कर सकता है उन ट्रांजैक्शंस को भी? यस सर, बड़े आराम से कर सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको सूरत यूनिट को कवर करने में कोई भी रोक टोक नहीं है, उसको अलाउड है एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस को भी कवर करना फॉर मेकिंग असेसमेंट। सेम आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा अंग्रेजी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? आई नो आज की क्लास थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन आंसर से भरी हुई है, बट नीड नॉट टू वरी, क्वेश्चन आंसर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्टडीज, और उसमें से भी ट्रांसफर प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स तो करना ही है अपने को, आज नहीं तो कल तो करना ही, इसलिए इससे अच्छा आज ही कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी बोरिंग होगी, थोड़ा सा स्क्रिबल आप करते चलोगे, आपका पूरा काम होता चलेगा। Alipay Limited is an Indian company in which Andes Inc., a country Z, holds 38% of the shareholding and voting power। एक मिनट थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, वो क्या बोल रहा है। Alipay एक इंडियन कंपनी है जिसमें सर एंडीज लिमिटेड है, एंडीज इंक है, तो 38% शेयर होल्डिंग करती है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इंडियन कंपनी सप्लाइड कंप्यूटर्स टू जेड कंट्री जेड बेस्ड कंपनी CZD 1100 रुपए पर पीस। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर सप्लाइड टू अनरिलेटेड पार्टीज सर 1400 है पर पीस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, assessment year 22-23, the assessing officer carried out primary adjustment and added the sum 168 lakh, the difference between actual price and the price of the computer for 700 pieces, and it was duly accepted by the assessee। एक बार निकालो तो सर 1100 रुपए आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से चार्ज किया, जबकि आप अनरिलेटेड पार्टी से कितना चार्ज करो 1400, यानी 300 रुपए आपने कम चार्ज किया है। प्लस सर कितना 700 यूनिट्स पे आपने चार्ज किया हुआ है, और सर सीएसडी की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज की सीएसडी की वैल्यू, सर कितना एडजस्टमेंट हो रहा है 168 लाख। यस इट इज करेक्ट, 168 लाख का एडजस्टमेंट होना चाहिए। प्लस एसएससी ने मान भी लिया वो एडजस्टमेंट होगा सर, अगर एडजस्टमेंट एसएससी ने मान लिया है तो क्या होता है सर उस केस में अपने को सर वो एक्सेस मनी को ना रिपैट्रिएट करना पड़ जाता है इंडिया में।
अगर रिपैट्रिएट नहीं करते तो आपने कहो ना, जिस दिन रिपैट्रिएट कर देना चाहिए था ना सर, उस दिन से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना कितना इंटरेस्ट लग जाएगा सर, इंटरेस्ट के लिए कंडीशन रहती थी। क्या बोलते हैं, देखते हैं आगे। The assessing officer the passed the order in respect of primary adjustment was made सर, कब? 1 जून 2023 को। 1 जून 2023 को सर प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया, कब तक पैसे लेके आ जाने चाहिए सर? 90 डेज के अंदर पैसे ले आने चाहिए। अगर 90 डेज तक आप नहीं लाते हैं तो सर 1 जून 2023 से ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट द एक्सेस मनी ऑफ 168 लाख इज मेड अवेलेबल विद एंडीज इंक countries, right? In this context, Alipay Limited wants to know the effect of the transaction for assessment year 24-25 on the basis of it declared the income of 300 लाख रुपए and excess money is still lying with the Andy still today. Assume the rate of exchange कितना है? $1 is equal to 80, एक CSD is equal to 80 रुपीज है। प्लस सर 6 मंथ लेबर कितना है? 9.5% का है। सर कभी भी अगर लेबर में ट्रांजेक्शन डिनोमिनेट होता है तो आपको इंटरेस्ट रेट किससे ऑफर करना पड़ता है? लेबर प्लस 3%। यानी क्या करूंगा सर, 12.5% से मेरे को इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा। सर 30 जून का इंटरेस्ट है, 30 जून के बाद से लेके 1 जून का 1 जून को ऑर्डर पास कर दिया गया। 90 दिन के अंदर लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक लाया नहीं, साल खत्म हो गया। तो साल भर में कितना इंटरेस्ट लगने वाला है सोचना। साल भर में डेज कितने? 366 डेज, जिसमें से 1 जून तक की डेट हटा दो। 1 जून तक में कितना होता है? 30 अप्रैल के होते हैं, 31 मई के होते हैं। यानी 366 में से ना माइनस करोगे आप 61 डेज, यानी 305 दिन का मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा सुनना, 168 लाख पे 305 दिन आउट ऑफ 366 डेज पे इंटरेस्ट लगेगा। मल्टीप्लाई करूं कितना? 12.5% के हिसाब से इतना मेरा को इंटरेस्ट ना देना पड़ जाएगा ईयर एंड पे। कितना होता है सर? 17,50,000 रुपए का ना मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ जाएगा। दिस इज व्हाट इट सजेस्ट सर। 31 मार्च 2024 तक अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो इतना मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, अदरवाइज हर दिन का और बढ़ता चला जाएगा। ऑल्सो वन थिंग टू बी नोटेड, अगर मैं चाहूं ना इस इंटरेस्ट को अवॉइड कर सकता हूं। कब सर? मेरे को ना जिस दिन चाहूं सर उस दिन 18% का टैक्स भर दूं। 168 लाख का ना सर 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस भर दूं ना। जिस दिन मैंने सर ये टैक्स एडिशनल टैक्स भर दिया ना सर, उस दिन के बाद से सर मेरा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उस दिन तक के इंटरेस्ट ही मेरे को पे करना पड़ जाएगा। यही आंसर में दिया होगा, इससे क्या ही दिया होगा। सीधे सीधे कहते हैं इसने 304 डेज ले रखे, 305 मैंने निकाला, नॉट एन इशू। सीधे 168 का 12.5 1744 आंसर आ जाएगा। उसके अलावा अगर रिपैट्रिएट नहीं करते तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ जाएगा। इतना टैक्स कैसे निकाला? सीधे सीधे आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर इसमें भी सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। सर यहाँ पे ना एक चीज छोटा सा ध्यान दे देना आप, इसमें आप ना 304 ही कर दो, क्योंकि कहता है ना सर 1 जून को ऑर्डर पास हुआ तो सर 2 तारीख से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, तो आपको ना यहाँ 62 डेज माइनस करने पड़ जाएंगे। सर एक जून का भी माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 304 डेज बच जा रहे हैं। इसलिए सर आपको 304 डेज के लिए ही इंटरेस्ट लगाना है 168 पे 12.5% के हिसाब से। दिस इज हाउ थिंग्स विल गो इन दिस क्वेश्चन। आपको इस चीज को ध्यान देके चलना है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इस क्वेश्चन को भी आप आगे चल के नहीं भी करोगे तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चल के इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। विद दैट ना हमने सारे के सारे ना मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। सारे के सारे मॉड्यूल क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चंस पता? अब हम सारे वो क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो कि सर या तो पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए हैं, या तो सर हमने जो भी क्वेश्चंस थे या तो आरटीपी में दिए हुए हैं या तो एमटीपीज में कभी भी अगर आए हैं तो हमने वो आगे दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड Bangalore is engaged in manufacturing of electronic goods and exporting the same to various associate enterprises and other enterprises across Southeast Asia. The report with respect to international transactions with associate enterprise has been furnished for all years. The company has applied for advance pricing agreement in respect of transaction with associate enterprises. Application was filed on 15 जनवरी 2023 को एंड साइन कब हो गया सर? साइन कब हो गया? 15 मई 2023 को। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 2000 प्रीवियस ईयर 23-24 से लेके अगले 5 सालों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनी ऑल्सो अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू विच एपीए अप्लाई सर, यानी इन आईपीए के लिए सर रोल बैक प्रोविजन भी ले लिया सर। रोल बैक किस किस साल के लिए मिलेगा? प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए और प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए 4 साल के लिए रोल बैक मिल सकता है। सर कह रहा है वो भी मिल गया अपने को जनवरी 2024 में। सर डिटेल्स दे रखी है बाकी सारी चीजों की। कहता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 18-19
असेसमेंट ईयर 18-19 सर, ये प्रीवियस ईयर 19-20 है, यानी क्या मैं कह सकता हूँ असेसमेंट ईयर 20-21 से रोल बैक मिलेगा अपने को, इसके पहले के सारे असेसमेंट ईयर काम के नहीं है। अगर रोल बैक का पहला ईयर प्रीवियस ईयर 19-20 है, यानी असेसमेंट ईयर 20-21 है, यानी इसके पहले के सारे असेसमेंट ये हमारे काम के ही नहीं है, यानी सर इस इन्फॉर्मेशन को मैं इग्नोर भी कर दूं, मेरे किसी काम की नहीं है, इसको आप पढ़ो ही मत। असेसमेंट ईयर 19-20 भी किसी काम का नहीं सर, असेसमेंट ईयर 21-22 का अपने काम का है, का कोई डिस्प्यूट नहीं, असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इस काम में कोई दिक्कत नहीं। असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या कह रहा है सर, असेसमेंट ईयर 21-22 वाज कंप्लीटेड बाय मेकिंग रेफरेंस टू टीपीओ। सर टीपीओ को रेफर करने के बाद में सर असेसमेंट कंप्लीट हो गया, वो एनहांस द आर्म्स लेंथ प्राइस, कितनी 500 करोड़ की आर्म्स लेंथ प्राइस एनहांस कर दिया, ठीक है। असेसमेंट ईयर 23-24 क्या 22-23 क्या कह रहा है, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाज डिस्प्यूटेड विद द ट्राइब्यूनल एंड सेट असाइड बाय द ऑर्डर फॉर द फ्रेश। एओ को फ्रेश असेसमेंट के लिए बोला गया। एक बात बताओ, हमको बोला गया था कि सर एपीए अपने को रोल बैक कब कब नहीं मिलता, सर अगर आईटीएटी ने ऑर्डर डिस्पोज ऑफ कर दिया, आईटीएटी ने आपके आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन के मेथड को डिस्पोज ऑफ कर दिया है ना सर, और ऑर्डर पास कर दिया है सर, उस केस में आपको एपीए नहीं मिलता, रोल बैक नहीं मिलता। इस केस में तो आईटीएटी ने क्या किया सर, एओ को फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल दिया, यानी सर इस केस में अपने कोई दिक्कत नहीं, इस केस में भी एपीए मिल जाएगा। और सर लेकिन लास्ट में कहता है प्रीवियस असेसमेंट या 23-24 में आपने आईटीआर सर लेट फर्निश किया है सर, 29 दिसंबर 2023 को फर्निश किया है सर, इस साल में नो एपीए, यानी सर 3 साल में आपको एपीए मिल जाएगा, 4th ईयर में आपको नहीं मिलने वाला है। If APA applied, then arm's length price determined for assessment year 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 में आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी बढ़ाई थी, 500 बढ़ाई गई थी, कहता है इस 500 को बढ़ा के आप सिर्फ 300 ही बढ़ाना, इतना काम हो जाएगा। बताओ क्या करना है आपको इस केस में, सिंपल सी बात है, 4 साल दे रखे, चारों साल के बारे में दे दो, आपको 21-22 में कोई दिक्कत नहीं, 22-23 की जो 21-22 में कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे मिल जाएगा। सॉरी 20-21 में कोई दिक्कत नहीं, 21-22 में आपकी इनकम 500 करोड़ डाली गई थी, उसको 300 करोड़ कर देना। 22-23 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, 22-23 में जैसे चल रहा है चलने दो, और 23-24 को आपको एपीए मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने लेट रिटर्न फाइल कर रखा है। ऑल्सो एक चीज अपने को दे रखी है सर, एक चीज और दे रखी है, एक चीज और थी इसमें, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी। सर जिन जिन ईयर्स का आपको रिटर्न भरा हुआ है, जिस दिन साल का आपको रिटर्न भर चुके हो, जिस मंथ में आप एपी एंटर करोगे, उस मंथ के एंड 3 महीने के अंदर आपको उन सबका मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। प्लस जिस जिस सालों का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है ना सर, उस सालों के असेसमेंट के लिए एओ क्या करेगा, जिस साल में आप एपी एंटर करोगे उस साल के एंड से लेके 1 साल के अंदर आपका असेसिंग ऑफिसर एक मॉडिफाइड ऑर्डर पास करने वाला है। और सर जो जो पेंडिंग असेसमेंट है ना, उन सारे के सारे पेंडिंग असेसमेंट्स के लिए एक एक साल पूरा पूरा असेसिंग ऑफिसर को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर आप एपीए में एंटर कर रहे हो। This is how the complexity you have to answer for APA. Did you get this point or did you not get this point? क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाए, एमटीपी का क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन पता आपको, आरटीपी नवंबर मई 23 का था, मई 24 का, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब 22 का क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन एमटीपी मई 24 का। Trax and company is engaged in providing scientific research services to several non-resident clients. Such services are also provided to Oliving, which guarantees 12% of the total loans of the track। सर मेरे टोटल लोन्स का इसने 12% गारंटी दे रखी है, यानी ये मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा, मेरे ऊपर सारे के सारे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। विदाउट प्रेजुडाइज टू योर आंसर, सी बिना आंसर को चेंज किए सर कहता है अबव अज्यूमिंग ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्ट, ऊपर कुछ भी हो सर, मान लो नीचे लग रहे हैं आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, सर कहता है असेसिंग ऑफिसर हैज मेड प्राइमरी एडजस्टमेंट 310 लाख का, सर 310 लाख का प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया। किस साल का सर, प्रीवियस ईयर 21-22 का। ऑर्डर कब पास हुआ है सर, 31/3/2023 को, सर 31/3/2023 को ऑर्डर पास हो गया है, and was accepted by the SSC, which are in consequent requirements of the Income Tax Act and implication of non-compliance। सर 310 लाख का प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसिंग ऑफिसर ने बोला, कब बोला सर, 31/3/2023 को बोल दिया। असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जब कभी भी आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है ना, असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के 90 दिन के अंदर आपको सर एक्सेस मनी रिपैट्रिएट करना पड़ जाता है। अगर एक्सेस मनी आप रिपैट्रिएट नहीं करते तो क्या होता है सर, उसको एडवांस मान लिया जाता है सामने वाली पार्टी के हाथ में, और आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट कब से ऑफर करना पड़ेगा, जिस दिन ऑर्डर आया था ना उसके अगले दिन से, यानी सर इस एंटिटी को ना 310 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, 1 अप्रैल 2023 से लेके जब तक रिपैट्रिएशन नहीं मिलना तब तक करना पड़ जाएगा। सर मान लो सर कह रहा है नो अमाउंट इज रिपैट्रिएटेड अप टू 31 मार्च 2024, यानी सर 1 साल के लिए पूरा पूरा सर 310 पे सर 1 ईयर के लिए सर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, कहता है एसबीआई का जितना इंटरेस्ट रेट है ना, इसमें 3.25% अपने को ऐड करना होता है, यानी सर मैं कह सकता हूँ कि 12.25% का इंटरेस्ट रेट है, 12.25% का इंटरेस्ट रेट है। निकालो कितना होता है, 310 इंटू 12.25, यानी सर 37
975 लाख रुपीस का इंटरेस्ट इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा 31 मार्च तक। उसके बाद जितना डिले करता जाएगा ना उतना उतना पर डे का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। एक बात का बस ध्यान देना, ये चाहे ना, जो ट्रैक्सन कंपनी ने कभी भी चाहे ना तो कभी भी अपना इंटरेस्ट सीज करवा सकता है। कैसे सीज कराएगा सर? एडिशनल टैक्स भर देगा किस पे सर? 310 लाख पे ना, जितना भी 310 लाख का बैलेंस है ना, 310 लाख का जितना बैलेंस है ना सर, इस पे सर 18 प्लस 12 प्लस 4% से एडिशनल टैक्स भर देगा। जिस दिन एडिशनल टैक्स भर देगा ना, इंटरेस्ट सिर्फ उस डेट तक का भरना पड़ेगा, उसके बाद का इंटरेस्ट वो नहीं भी भरेगा तो भी चल जाएगा। बताओ, बन रहा है कि समझ में आ रहा है कि क्या है? हवा में जा रहा है पूरा। भले रिकॉर्डेड क्लास है बट आई कैन सेंस योर थॉट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया तरीके से मजा आ जाते हैं ये सब करने में। State with reasons whether Netlan LLC incorporated in Singapore and Big Bricks Limited, a domestic company, can or are deemed to be associate enterprise for transfer pricing regulations. Each की situation independent है एक दूसरे के। पहला क्या कह रहा है? नेटलॉन हैज एडवांस 53 करोड़ रुपीस टू ब्रिग्स। द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट 100 करोड़ का है सर, ग्रेटर देन 51% है, यस टीपी लग जाएगा सर। लेकिन कह रहा है मार्केट वैल्यू 150 करोड़ इररिलेवेंट है, यस एई लग जाएगा, दोनों एई बनेंगे, टीपी के प्रोविजंस लग जाएंगे। नेटलॉन हैज पावर टू अपॉइंट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउट ऑफ द फोर सर, ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए ना सर, ग्रेटर देन हाफ में यहाँ पे इक्वल टू हाफ है, यानी नॉट एई अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज। द टोटल बुक वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ ब्रैग्स इज 900, 900 करोड़ है सर। क्या वन ऑफ दिस नेटलन एलएलसी सप्लाईज कितना 820 करोड़ तो सिर्फ एक ही देता है, यानी ग्रेटर देन 90% रॉ मटेरियल एक ही सब्सक्राइब कर एक ही देता है। ग्रेटर देन 90% ऑफ द रॉ मटेरियल एक ही एंटिटी दे रहा है, लेकिन सर प्राइस इन्फ्लुएंस करने की पावर भी तो होनी चाहिए ना। क्या कह रहा है क्या उसमें? कह रहा है प्राइस म्यूचुअली एग्री किए जाते हैं हर 6 महीने में डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन सर, क्योंकि प्राइस म्यूचुअली एग्री किए जाते हैं। प्राइस इन्फ्लुएंस पावर किसी के पास भी नहीं है ना सर, इस केस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनेंगे, नो एई मानूंगा इसमें। यानी सर पहले वाला एई है, दूसरे वाले में नॉट डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज, यहाँ पे भी नॉट डीम्ड है, सिर्फ पहले वाले में ही एई है। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। Examine the correct whether transfer pricing provisions under the Income Tax Act 1961 would be attracted in respect of the following cases. If the scientific research services provided by the Lambda, an Italian company to XYZ Indian company, जहां पे ना XYZ होल्ड करता है सर 30% ऑफ द वोटिंग पावर। सर साइंटिफिक सर्विसेज प्रोवाइड किया लैम्डा ने इंडिया को, इंडियन कंपनी होल्ड करती 30%, सीधे सीधे यार एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाता है, यस एई हो जाएगा, टीपी लगेगा। Purchase of commodities by Omega, an Indian company, from Silo AG, a German company, Omega subsidiary। अरे यार सब्सिडी पेरेंट रिलेशनशिप में तो सीधे सीधे सर 50% ज्यादा होल्डिंग हो जाती है ना, ये भी यही बन जाएगा अपना। Transfer of technical know-how by Y Limited, an Indian company, to Alcatel Lucent, a French company, which guarantees 50% of the borrowing। सर गारंटी कर दी greater than 10% borrowing, ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। लास्ट में कहते हैं Gamma Limited, an Indian company, has 2 units, Delhi and Fee Limited, and is engaged in। आगे क्वेश्चन नहीं गायब है, आंसर देख लेते, सीधे से समझ में आ जाएगा। कहता है यूनिट डेल्टा इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, सीधे सीधे डिडक्शन एलिजिबल है, इसलिए इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग जाएंगे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अपने को कंप्लीट करना है क्वेश्चन। फिर देखो बात करते करते ना मस्ती मजाक में हमने लगभग 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और मैं बता रहा हूँ आखिरी के दिनों में ना अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, क्वेश्चन सुन के भी चले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ही ना काफी सारे कंसेप्ट अपने कवर हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, नैनो लिमिटेड का अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। नैनो इंक, अ जर्मनी कंपनी, होल्ड्स 45% ऑफ द हाईटेक लिमिटेड। नैनो जर्मनी की है, होल्ड करती है हाईटेक का कितना, 45%, ठीक है, यानी सीधे सीधे एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। हाईटेक इज एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेम फॉर कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। हाईटेक एक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम करती है। द क्लाइंटेल इंक्लूड्स नैनो, सर ये क्लाइंटेल है सर, सीधे सीधे नैनो को भी सर्विसेज दे रही है। During the year, Hitech spent 2400 man hours for developing and maintaining software for Nano। सीधे से 2400 मैन आवर्स इसने दिए, जिसकी बिलिंग कितने से की इसने? इसने बिलिंग की 1300 रुपए के हिसाब से। कितने की बिलिंग की एक बार निकालो ना, कितने की? तो 31 लाख 20 हजार रुपए से बिलिंग कर रखी है।
कॉस्ट कितना इनकर्ड है सर? 20 लाख का कॉस्ट इनकर्ड है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 20 लाख का कॉस्ट इनकर्ड है। ठीक है। हाईटेक ऑल्सो अंडरटेकिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर मोदी इंडस्ट्री। सर हाईटेक ने ना एक और लोगों के लिए काम किया सर। कितने किसके लिए काम किया सर? मोदी इंडस्ट्रीज के लिए काम किया हुआ है। मोदी जी के लिए तो अच्छा काम करेंगे करेंगे सर। उसके लिए बिलिंग कितने से की है? ओ माय गॉड, 2700 से बिलिंग कर रखी है। यहाँ पे कितने से बिलिंग कर रखी है? यहाँ पे 1300 से बिलिंग कर रखी है। और यहाँ पे कितने से बिलिंग कर रखी है? 2700 से बिलिंग कर रखी है। मोदी को इतना महंगा क्यों? नैनो को कम चार्ज कर रहे हो तुम, मोदी को इतना ज्यादा क्यों? रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है the persons working for Modi and Nano were part of the same team and were matching credentials and caliber। सर जो भी नैनो को काम कर रहे हैं ना, सेम टू सेम वही लोग मोदी को काम कर रहे हैं। नैनो से आपने कम प्रॉफिट चार्ज कर रखा है सर, मोदी से आपने कितना ज्यादा चार्ज कर रखा है। क्या कह रहा है सुनना। हाईटेक मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 60% ऑन मोदी इंडस्ट्रीज वर्क एंड हिताची ट्रांजेक्शंस नैनो के कंपेरेबल है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिफरेंसेस। सुनना, बड़े प्यार से सुनना, बड़ी 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 शानदार बात करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60% का प्रॉफिट मार्जिन आपने लिया मोदी से। आपने हाईटेक से कितना चार्ज किया भी नहीं पता। हाईटेक से कितना चार्ज करना चाहिए नहीं पता। कॉस्ट प्लस मेथड लगाना है, सीधे सीधे क्वेश्चन अपने को समझ में आ रहा है। डिफरेंसेस लेकिन एडजस्ट करने पड़ेंगे। कहते हैं नैनो ने गिव्स टेक्निकल नो हाउ टू हिताची व्हिच कैन बी वैल्यूड एट 8% ऑफ द प्रॉफिट। क्या कह रहा है सुनना। सर हाईटेक है ना, मोदी को कितने में दे रहा है सर? 60% मार्जिन पे दे रहा है। लेकिन सर इसको कितने में दे रहा है? इसको कम में दे रहा है। पहला रीजन कम होने का क्यों है पता? क्योंकि जो जिस कंपनी को दे रहा है ना, ये नैनो ने कुछ टेक्निकल नो हाउ दे रखा है। यानी सर इससे तो कम चार्ज करेगा, इससे तो कम चार्ज करने वाला है सर। इससे लिए 60 में से कुछ कम करना पड़ेगा। कहता है कितना कम करना पड़ेगा? 8% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। सर 8% ऑफ 60 कितना होता है? 8 का 60% कितना होगा सर? 4.8% मेरे को माइनस करना पड़ेगा। कह रहा है सिंस द वर्क ऑफ नैनो इंक इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन आवर्स। सर कह रहा है जो नैनो इंक है ना, इनका सर बहुत सारे मैन आवर्स लग रहे हैं, इसलिए हमने ना 14% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट दिया। यानी सर बाकी दुनिया से मैं 60 ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इस डिस्काउंट को भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। कहता है कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? 14% का 60% का सीधे सीधे 40% एडजस्ट होगा। 8.4 और कम कर देते हैं। कम से कम इतना तो चार्ज करना चाहिए था ना तुमको। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा कहता है हाईटेक ऑफर्ड 90 डेज का क्रेडिट। 90 डेज का क्रेडिट ऑर्डर दे रखा है नैनो को। 90 डेज का क्रेडिट दे रखा है नैनो को। The cost incurred is 2% of the normal billing. No such discount is made. No such thing is given to Modi Industries. यानी सर ये जो हाईटेक है ना, हाईटेक ने ना इसको क्रेडिट दे रखा है 90 दिन का, लेकिन सर मोदी को तो कुछ भी नहीं दे रखा। इसको क्रेडिट दे रखा है 90 दिन का। एक बात बताओ, क्रेडिट दिया हुआ है इसलिए तो महंगा हो सकता है ना। क्रेडिट दिया हुआ है इसलिए सर ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना चाहिए, यानी इसमें मेरे को ऐड करना चाहिए, इसमें और ऐड करना चाहिए, यानी ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। सर कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे सुनना। इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना निकालेंगे? सरकार कहती है देखना इसमें आंसर में क्या कह रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का एडजस्टमेंट सीधे सीधे सुनना, देखना देखना क्या कह रहा है। 2% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट। यानी सर जो 100% प्रॉफिट है ना, 100% उसमें से 2% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपना सिर्फ और सिर्फ किस चीज का? सर क्रेडिट पीरियड का है। यानी सर इसको 2% को ऐड कर दूंगा मैं। 2% को ऐड कर दूंगा। सर 2% को क्यों ऐड कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? 2% को हमारा क्या हुआ सर सुनना। मैं दुनिया से 60% चार्ज कर रहा हूँ, तुमसे सर फॉर एग्जाम्पल एक्स चार्ज कर रहा हूँ, एक्स चार्ज कर रहा हूँ तुमसे। तुमको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, तुमको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, यानी ये बात तो कह सकता हूँ ना कि यार जितना भी मैं दूसरों से लूंगा उससे 2% ज्यादा तुमसे लूंगा। जितना भी मैं दुनिया से लूंगा उससे 2% ज्यादा तुमसे तो लूंगा ही लूंगा ना, क्योंकि तुमको मैं क्रेडिट भी तो दे रहा हूँ। इसलिए सर 2% ऐड कर दिया। यानी सर नेट में मेरे को कम से कम इतना तो चार्ज करना ही चाहिए था सर। नैनो से 60 माइनस करूंगा 4.8, माइनस करूंगा 8.4, प्लस करूंगा 2, यानी कम से कम नहीं तो 48.8% तो मेरे को चार्ज करना ही करना चाहिए था। 48.8% तो चार्ज करना ही करना चाहिए था। सर मैंने कितना चार्ज किया सर? मैंने, मेरे लिए कॉस्टिंग कितनी है? 20 लाख की कॉस्टिंग है, कॉस्ट है। मेरे को सर 48.8% सर चार्ज करना चाहिए था सर। जीपी कम से कम इतना तो चार्ज करना ही चाहिए था नैनो से। लेकिन सर ये तो सेल्स पे चार्ज करना चाहिए था, मेरे पास तो कॉस्ट दे रखी है। क्या करें, क्या करें? यहाँ थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पे ध्यान लगेगा आपका। सर अगर 48% प्रॉफिट मार्जिन है ऑन सेल्स, 48% प्रॉफिट मार्जिन है ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा?
कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा? कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 48.8 हो जाएगा मेरा सीधे-सीधे सेल्स का? कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा? सीधे-सीधे 100 माइनस ये कर सकता हूँ 48.8। जिसको समझ में आया बढ़िया, नहीं समझ में आया सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट में पढ़ के आया अब आराम से। सीधे-सीधे कॉस्ट पे इतना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, यानी सर अगर मेरे को निकालना है तो कॉस्ट पे कितना निकलेगा? 48.8 माइनस 95.3125% का मार्जिन होगा कॉस्ट पे। इसको मैं ऐड करूँगा किस पे? इंटू 20 लाख प्लस 20 लाख, यानी सर कम से कम नहीं ना, कम से कम नहीं ना करके 39,06,250 रुपीज़ की तो मेरे को बिलिंग करनी ही चाहिए थी मेरे से। 39,06,250 की बिलिंग तो करनी चाहिए थी। मैंने कितने से बिलिंग की है? मैंने सर इतने से बिलिंग की है, 31,20,000 से मैंने बिलिंग कर रखी है। तो यानी जितना भी डिफरेंस है ना 31,20,000 का 7,86,250 का मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस का एडजस्टमेंट है। यही मेरा आंसर है। क्या समझ में आया? हाउ थिंग्स हैव टू गो? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 26? अमर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर इज एंगेज्ड इन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इट इज सब्सिडरी ऑफ एबीसी इंक इन यूएसए। क्या कह रहा है? अमर जो है ना, सर्विसेज दे रहा है, वो सब्सिडरी है किसका सर? किसका सब्सिडरी है? एबीसी इंक का, यूएसए का सर्विसेज सब्सिडरी है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज टू कंपनी एसएके। अमर ने एक और सर्विसेज दे रखी है, किसको? एसएके को दे रखी है। बिलिंग कितने से कर रखी है? एबीसी इंक को $85,000 दे रखी है और एसएके को दे रखी है $70,000 है। एबीसी हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन फॉर 1 लाख रुपए। सर एबीसी ने लोन दे रखा है किसको? 1 लाख रुपए का, $1 लाख का। कितना? एट द रेट 3% पर एनम। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 100 रुपए, 200 रुपए प्रति घंटे डायरेक्ट कॉस्ट 100 रुपए और इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 रुपए प्रति घंटे रिस्पेक्टिवली। अमर के ने जब काम किया तो 9 घंटे 15 दिन के लिए काम किया एबीसी के लिए और 8 घंटे 15 दिन के लिए काम किया एसएके के लिए। सर दोनों के लिए थ्रू आउट द सेम सर्विसेज दे रखी है सर, लेकिन एसएके को ना वारंटी भी दी है। कॉस्ट ऑफ वारंटी कितनी है? 1% दे रखी है ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट ऑफ वारंटी इज नीदर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट कॉस्ट नॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा कह रहा है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले एसएके के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट कितना निकलेगा? 100 रुपए का डायरेक्ट कॉस्ट प्रति घंटे का चार्ज है। 8 दिन के लिए काम किया और 15 रुपए 15 दिन के लिए काम किया, यानी $12,000 फिक्स हो गया। और इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करूं मैं तो $200 प्रति घंटे के हिसाब से 8 घंटे दिन का 15 दिन का लग जाएगा, सीधे सीधे 24,000 रुपीज का चार्ज लग जाएगा। प्लस एक और चीज लग रही है सर, वारंटी का कॉस्ट लग रहा है। सर वारंटी कितना है? सर डायरेक्ट कॉस्ट का सीधे सीधे 12,000 का 1%, यानी कह सकता हूँ क्या कि 120 रुपए। यानी अगर ओवरऑल मुझसे डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाए, टोटल कॉस्ट बोला जाए तो 36,120 रुपए मेरी कॉस्ट आ जाती है एसएके को सर्विसेज देने की। इस एसएके को सर्विसेज देने के लिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा ऑन कॉस्ट? सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? सर 70,000 रुपए का मैंने रिसीट कर रखी, इसमें से मार्जिन कितना? 36,120 रुपीज डिवाइडेड बाय सर कॉस्ट 36,120 है, यानी मेरा मार्जिन कितना निकल के आ रहा है? 93.8% का मेरा मार्जिन आ रहा है। एक बार आंसर चेक करते हैं क्या 93.8% है? हाँ जी, 93.8% का मार्जिन फिक्स आ रहा है। आगे कह रहा है ना, आपको निकालना है कि आपको एबीसी को जो सर्विसेज दे रखी है ना, एबीसी को जो दी हुई सर्विसेज उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है। एबीसी की सर्विसेज के लिए मुझे पहले डायरेक्ट कॉस्ट निकालें। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 9 घंटे के हिसाब से काम करते हैं 15 दिन के, इसलिए कितना हो जाता है ये हमारा? ये हो जाता है 13,500। इतना ही होता है, इतना ही होता है 9 into 15 into 100, 13,500। इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 200 इंटू 9 into 15, यानी सर मैं आपको बोल सकता हूँ सीधे सीधे 27,000 की यहाँ कॉस्ट लग रही है। प्लस सर एक इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे लग रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी? सर लोन की इंटरेस्ट कॉस्ट है कितनी? $1 लाख है। $1 लाख है। कितना? 3% लगता है और कम से कम 1 महीने का तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। 15 दिन की सर्विसेज प्रोवाइड किया, 1 महीने का तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ $250 मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट है। यानी टोटल अगर मैं कॉस्ट निकालने की बात आऊँ तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 13,500 प्लस 27,000 प्लस सर 250, कितना टोटल कॉस्टिंग आ रही है मेरी? यानी 40,750 की मेरी कॉस्टिंग आ रही है। इससे मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा पुरानी वाली एंटिटी का जो एसएके से ले रहा हूँ, यानी सर सीधे सीधे मैं 93.8% ऐड करूं इसमें।
प्लस 93.8%, यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि 78,973.5 रुपीज का मेरे को इतना ट्रांजेक्शन प्राइस करना चाहिए। कम से कम इतना प्राइस तो मेरे को चार्ज करना चाहिए था। एक बात बताओ, मैंने कितना चार्ज किया? ओह माय गॉड, मैंने 85,000 चार्ज किया हुआ। यानी सर मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस जो है ना वो करेक्ट ट्रांजेक्शन प्राइस है, मेरे को कोई आर्म्स लेंथ प्राइस का एडजस्टमेंट नहीं करना। जो ट्रांजेक्शन प्राइस है ना वही ट्रांजेक्शन प्राइस फाइनल प्राइस माना जाएगा। ओके जी, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 26 डन मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को पे आते हैं। 27 पे आते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आई गेस हमने कर लिया। ये क्वेश्चन सेम एज कवर्ड अबव है, ये हम ऊपर करके आ चुके हैं। सेम हमने क्वेश्चन कर लिया, इसको आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। जो ऊपर करके है सेम वही क्वेश्चन है, सीधे सीधे वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे कवर रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में आई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? Company X and Company Y, who entered into advance pricing agreement and eligible for rollback provisions, merged to form XY. सर XY में merge हो गया, तब क्या होगा? इस कंपनी XY एलिजिबल फॉर रोल बैक एज इट वाज फॉर्म बिफोर मर्जर। सर XY को क्या मर्जर में मिलेगा? सर नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। हमने बोला था सर अगर x मर्ज होता है y के साथ और x बनता है तो x के हिस्से का मिल जाएगा, लेकिन अगर x और y मर्ज होके या तो xy बन जाए या z बन जाए, सर दोनों को नहीं मिलने वाला। पुरानी एंटिटी को ही सिर्फ मिलेगा अगर वो एग्जिस्टेंस में, अदरवाइज किसी को भी नहीं मिलने वाला। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सचिन कंपनी पुणे was 70 lakh rupees which was wholly attributable to unit located in ICZ 2017 से। एडजस्टमेंट कितना किया? एओ ने एडजस्टमेंट कर दिया 50 लाख का। एक बात तो 70 लाख की इनकम थी, उसने डिडक्शन लिया होगा कितना? 2017 में इनकॉर्पोरेटेड, यानी 50% डिडक्शन मिला होगा। यानी सर 35 का डिडक्शन लेके उसने 35 की इनकम डिक्लेयर की होगी, प्लस 50 लाख का एडजस्टमेंट कर दिया गया, यानी सर 85 लाख रुपीस की टोटल इनकम मेरी मानी जाएगी उसकी। मतलब चेक करो, यस 85 लाख रुपीस की फाइनल इनकम उसकी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, क्या कह रहा है? डू इट योरसेल्फ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड सब्सिडरी ऑफ सीडी। एक बार इसको ड्राइंग बनाते हैं, गड़बड़ नहीं हो जाए। DIY एंड सब्सिडरी ऑफ सीडी। सर सीडी की सब्सिडरी है, सबसी है और ये पेरेंट है। इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रिया की है। DIY engaged in manufacturing of fabric to arrive the arm's length price applicable to the transaction with CD. DIY entered into advance pricing agreement with the board of director 25 with board CBDT, ठीक है, with CBDT 25 नवंबर 2023 को। Accordingly, there will be substantial change in the income of DIY Limited. Also, DIY wishes to apply the rollback provisions for previous year 19-20, 20-21, 21-22 and 22-23. AO wants to apply such transfer pricing provisions from the year in which DIY became subsidiary of this, यानी assessment year 17-18 के लिए भी लगाना चाहता है onwards. DIY has filed return of income for assessment year 23-24 for on August 26, 2023 and 24-25 का रिटर्न का फर्निश किया है इसने 31 अगस्त 2024 को किया हुआ है। असेसमेंट ईयर सर 21-22, 20-21 का कंप्लीट हो चुका है असेसमेंट। यू आर रिक्वायर्ड, क्या असेसिंग ऑफिसर सर लगा सकता है क्या प्रोविजन? नहीं लगा सकता सर, 4 साल के लिए लगा सकता है, नहीं लगा सकता, बिल्कुल नहीं लगा सकता। 4 साल के लिए रोल बैक एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा एप्लीकेबल नहीं होता। कह रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 द ट्रांसफर प्राइसिंग अराइव्ड बाय द बोर्ड इन कंसल्टिंग द रिड्यूस द रिटर्न इनकम डिस्कस वेदर रोल बैक प्रोविजन कैन बी अप्लाइड एज वेल। कहते हैं अगर रिटर्न इनकम कम हो रही है तो रोल बैक नहीं लगता, लेकिन अगर असेस्ड इनकम कम हो रही है एपीए के कारण तो फिर रोल बैक आपको मिल जाएगा। इस केस में यहाँ पे भी नो रोल बैक प्रोविजन कैन नॉट बी अप्लाइड। लास्ट में कहता है व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ पेंडिंग असेसमेंट। जो कोई पेंडिंग असेसमेंट है एओ को 1 साल और मिल जाएगा, जो भी कंप्लीटेड असेसमेंट्स है उनके लिए वापस मॉडिफाइड ऑर्डर पास करना पड़ जाएगा। इससे तो कुछ भी नहीं है, पूरा सेंसलेस पूरा एक्सप्लेनेशन था। सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 3 पॉइंट पढ़ के भी अगर आप आंसर लिखते तो भी आपका काम हो जाता। रिसर्च एंड कंपनी engaged in providing scientific research services to several non-resident clients. Such services are also provided by B Inc., which guarantees 15% of the total loans of the researching. रिसर्चिंग एंगेज करती है किसमें? नॉन रेजिडेंट क्लाइंट को। सर ये अपनी सर्विसेज देती है किसको? किसको देती है? एक बी इंक को भी सर्विसेज देती है, जो कि ना इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, सीधी सीधी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा क्योंकि 10% ज्यादा गारंटी दे रखा है लोन में। एग्जामिन क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे? यस लगेंगे, क्योंकि ए दोनों है। विदाउट प्रेजुडाइज टू द अबव, ऊपर का आंसर जो भी हो अज्यूम करो कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगेंगे। और असेसिंग ऑफिसर ने सर प्राइमरी एडजस्टमेंट कर रखा है कितने का? 225 लाख का प्राइमरी एडजस्टमेंट कर रखा है टू ट्रांसफर प्राइस इन प्रीवियस ईयर 21-22। ऑर्डर कब दिया? 1/4/2023 को दिया एंड सेम वाज एक्सेप्ट भी कर लिया। सर कब एक्सेप्ट भी कर लिया गया? और जो भी रिक्वायरमेंट थी इनकम टैक्स की वो पूछ रहा है आपसे।
इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस भी पूछ रहा है। अज्यूम ट्रांजैक्शन रुपी में है और कोई भी अमाउंट ना सर रिपैट्रिएट नहीं किया गया, और सर एसबीआई का रेट कितना है 8.75%, 8.15% है इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है हमसे सर, हमने ना सीधे सीधे ट्रांजैक्शन कर दिया 225 का। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ ने आपके अकाउंट्स में दे दिया। एओ ने बोला इतना आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ये हमने प्राइमरी एडजस्टमेंट एडजस्ट कर लिया। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं? सरकार कहती है अगर कभी भी आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया, प्राइमरी एडजस्टमेंट करने में जितना पैसा प्राइमरी एडजस्टमेंट के थ्रू हो रहा है ना, उतना पैसा आपको इंडिया में लेके आना है। अगर आप उतना पैसा लेके नहीं आ जाते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस 3.25% आपको इंटरेस्ट ऐड करके इतना इंटरेस्ट आपको ऑफर करना पड़ जाएगा अपने आईटीआर में एज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। और सर अगर आप जिस दिन लेके आ गए ना सर, उस दिन लेके आ गए उस दिन तक इंटरेस्ट लगेगा। या अगर आप नहीं ला रहे हैं ना, तो फिर आप एक एडिशनल टैक्स भर दो। कितना एडिशनल टैक्स भर दो? 18 प्लस 12 प्लस 4% का एडिशनल टैक्स भर दो। जितना भी एडिशनल टैक्स भरना है ना सर, उस एडिशनल टैक्स की डेट तक का ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप देखोगे आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आपसे इंटरेस्ट कितने टाइम का मांग रहा है सर? 8.15% प्लस 3.25%, यानी सीधे सीधे बोलेगा 11.4% का इंटरेस्ट मेरे को देना है। इस पे 11.4% का इंटरेस्ट लगेगा, साल भर के लिए लगेगा, एज गुड एज साल भर के लिए। आंसर निकालोगे सेम टू सेम मिलेगा यहाँ पे। 11.4% साल भर के लिए इंटरेस्ट मेरे से लिया जा रहा है, और कुछ है नहीं इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 31 में आई, थोड़ा सा ध्यान इधर की तरफ। Delta Limited, an Indian company, declared total income of 2100 crore computed in accordance with the chapter of 4D before making primary adjustment. ठीक है। In respect of loan transaction with Alps Inc., Swiss company, for year ended 31st March 2024, Alps Inc. has advanced loan of 350 euro carrying interest of rupees 9% per annum on sir 1/4/2023 to Delta। ठीक है। तो टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट 60,000 करोड़ के हैं। एक बात बताओ, टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट 60,000 करोड़ के हैं। लोन वैल्यू कितनी दे रखी है? लोन वैल्यू एक बार निकालो ना, कितना है लोन वैल्यू? 350 यूरोज है, 350 करोड़ यूरोज है। और यूरो की वैल्यू कितनी दे रखी है? यूरो की वैल्यू दे रखी है, यूरो की वैल्यू कहीं कुछ दे रखी है क्या? यूरो कितने का है? 1 यूरो 88 को लेने के लिए बोल रहा है, यानी 88 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो लोन कितना? 30,800 करोड़ का लोन ले रखा है रुपीस का। डेल्टा लिमिटेड ने 30,800 करोड़ का लोन ले रखा है। उसकी टोटल एसेट्स कितने? 60,000 के एसेट्स हैं। एक बात बताओ, 60,000 का 51% निकालो तो 30,600 का तक का लोन अलाउड था। आपने कितना ले रखा है? 30,800 का। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर, ग्रेटर देन 51% ऑफ द लोन तो सिर्फ एक ही एंटिटी ने दे रखा। यानी जो एंटिटी है ना सर आपस में, डेल्टा लिमिटेड और दूसरा कौन सा था अपनी एंटिटी? दूसरा थी एल्प्स इंक। ये दोनों हमारे लिए सर एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। ठीक है। हेल्प सिंह ऑल्सो एडवांस ए सिमिलर लोन टू बीटा लिमिटेड, जिसपे 7% चार्ज कर रखा था। अरे यार, मेरे से लिया गया 9%, उससे लिया गया 7%। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 350 करोड़ का जितना भी लोन है इंटू 88 मल्टीप्लाइड बाय सर 2% का मेरे से एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मैंने जो पे किया वो मेरे लिए डिसअलाउ हो जाएगा, या यूं बोलूं कि इतना मेरे लिए इनकम ट्रीट कर दी जाएगी प्राइमरी एडजस्टमेंट में। करो एक मिनट, कितना हो रहा है? 616 करोड़ का मेरा इंटरेस्ट एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं एग्जामिन वेदर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगेंगे। अरे बिल्कुल लगेंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडवाइस डेल्टा इंक रिगार्डिंग प्राइमरी एडजस्टमेंट इफ एनी is to be made to the above income keeping in mind the transfer pricing provision। से ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन में प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 616 का प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। elaborate the secondary adjustment if any required to be made under the provisions of the income tax assuming सर प्राइमरी एडजस्टमेंट आपने सुओ मोटो कर रखा है। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो करते हैं तो दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट खुद करते हैं तो देखना पड़ेगा कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जिस दिन आरओआई की ड्यू डेट रहती है ना, जिस दिन आरओआई की ड्यू डेट रहती है उसके 90 दिन के अंदर आपको पैसे लेके आ जाने। अगर 90 दिन के अंदर आप पैसे नहीं लेके आ जाते ना, तो आरओआई की ड्यू डेट के अगले दिन से आपके ऊपर से सेकेंडरी एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट लगने लग जाता है। और सर इंटरेस्ट तब तक लग जाता है जब तक आप इंडिया में रिपैट्रिएट नहीं कर देते पैसे, या फिर सर आप एडिशनल टैक्स नहीं भर देते 18 प्लस 12% प्लस 4% का। सेम यही ज्ञान इसने दे रखा होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देता है। कुछ भी इससे ज्यादा इसने ज्ञान नहीं दिया होगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको जो प्रोविजन लिखा हुआ इस प्रोविजन को आपको सीधे सीधे कोट करते चलना है। इतना सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 में जाइए, क्या कह रहा है? ऑन 1/4/2023 विहान लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एडवांस 6 करोड़ रुपए टू युवान। सर विहान है इंडिया का, और सर युवान है, युवान कहाँ का है? रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर का है। एज ऑन द डेट सर जितना भी लोन है ना सर, टोटल लोन कितना दिया होगा? टोटल एसेट्स कितने? 4 करोड़ के हैं विहान के।
1 मिनट। टोटल एसेट्स इन दी बुक्स कितने युवान के साथ 4 करोड़ के हैं, युवान के 4 करोड़ के हैं इन फाइनेंशियल ईयर। एक बात बताओ मेरे को, विहान ने 6 करोड़ का लोन दिया हुआ है और उसके टोटल एसेट्स कितने 4 करोड़ के, यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर उसके टोटल एसेट्स से 51% ज्यादा मैंने लोन दे रखा है, यानी ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। ठीक है, युहान हैज रीवैल्यूड इट्स एसेट अकॉर्डिंगली इंक्रीज बाय 2 करोड़, कोई मतलब नहीं बनता। युवान पेड एंटायर लोन इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, उसके अलावा कहता है विहान आल्सो एंटर्ड इन एग्रीमेंट विद युहान टू प्रोवाइड 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट्स कॉस्टिंग 7400। एक बात बताओ सर, 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट्स एट रुपीज 7400 हमको देने की बात कर रहा है वो। असेसिंग ऑफिसर ने उसको एसोसिएट एंटरप्राइज ट्रीट कर दिया और रिकम्प्यूट किया आर्म्स लेंथ प्राइस पे। एसोसिएट एंटरप्राइज बनेंगे क्या? हाँ सर बनेंगे ही बनेंगे ना, क्योंकि दोनों के बीच में सर जो लोन एग्रीमेंट वाली कंडीशन है उसके कारण एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। 74,000 में इसने ट्रांजेक्शन किया, सरकार कहती कितने में करना चाहिए था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, देखना। वुड विहान एंड वुहान बी ट्रीटेड एज ए? यस, ट्रीट कर दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। कहता है कि आपने ना 7400 में ना वुहान को दिया, लेकिन आप दुनिया में कितने में बेचते हो? एक को बेचते हो सर 9500 में, एक को बेचते हो सर कितने में बेचते हो 9000 में, यानी सर अपने लिए एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी हो जाएगी 9250। जितना भी डिफरेंस है इसका 1850 रुपीज का सर पर यूनिट के हिसाब से 20,000 यूनिट का मेरे को प्राइमरी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। सर कहता है व्हाट इज द अवेलेबल ऑप्शन? सर क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कोई ऑप्शन आपको डायरेक्टली पे करना पड़ जाएगा। अगर आप पे नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे करना है आपको, इंटरेस्ट पे करने से बचना है तो आप एडिशनल टैक्स भर दो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। एडिशनल टैक्स की बात यहाँ पे भी करके चलता है। ये क्वेश्चन हम सेम ऊपर करके आ चुके हैं, वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बस विद डिफरेंट नेम। सुनना क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारस लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुप्रीम क्वालिटी मिंट ब्लैंकेट्स। इट हैज टोटल बोरोइंग 60 करोड़ वाइल लोन एज ऑन 31/4/2024। सक्षम लिमिटेड, एक बार बनाते हैं पारस। सक्षम लिमिटेड ऑफ जर्मनी हैज इंपोर्टेड 5 लाख ब्लैंकेट्स फ्रॉम पारस। यहां से इसने 5 लाख ब्लैंकेट्स दे रखे हैं, ठीक है, फॉर रीसेल इन जर्मनी फॉर 2000 रुपीज पर ब्लैंकेट। 2000 रुपीज के हिसाब से दिया हुआ, 2000 रुपीज पर ब्लैंकेट के हिसाब से 5 लाख ब्लैंकेट्स दे रखे हैं। कितनी वैल्यू, एक मिनट देखना। 100 करोड़ की कीमत है, 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। पारस लिमिटेड सोल्ड सिमिलर ब्लैंकेट्स टू अदर डीलर्स इन दी जर्मनी एट 2100 रुपए। ओ माय गॉड, तुम किसी और लोगों को सर 2100 रुपए में दे रहे हो, इसको इतने कम में क्यों दे रहे हो? एसोसिएट में प्राइस का तुम सेल्स कम करके अपना प्रॉफिट कम करना चाह रहे हो। रुको तो सही, कहता क्या है? पारस लिमिटेड रिसीव्स बैंक गारंटी ऑन, पारस लिमिटेड को बैंक गारंटी मिल रहा है। पारस लिमिटेड को बैंक गारंटी मिल रहा है 1/4/2021 को फॉर अवेलिंग कैश क्रेडिट ऑफ 9 करोड़ रुपए फॉर विच सक्षम को गारंटर बनाया गया है। पारस लिमिटेड ने बैंक गारंटी लिया सर, जिसके लिए बैंक गारंटर कौन है सर? ये जो फॉरेन एंटिटी आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, वो आपके लिए बैंक गारंटर बना हुआ है। द टर्म्स ऑफ द ट्रेड ऑफ द अदर डीलर इज टू मेक पेमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। सर बाकी लोगों के लिए ट्रीटमेंट है कि 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दो, लेकिन ना आपको क्रेडिट अलाउ किया गया, 3 महीने का क्रेडिट अलाउ किया गया सक्षम के केस में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 12% पर एनम के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। यू आर डिटरमाइन वेदर, क्या ये सक्षम एंटरप्राइज है? यस सर है। इफ एनी कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस बिटवीन देम, जो ऐड करना चाहिए। अज्यूमिंग अबव एडजस्टमेंट इज बीन मेड सुओ मोटो, तो अपने रिटर्न में व्हाट इज द टाइम लिमिट, उनको रिपैट्रिएट कर देना चाहिए, और अगर रिपैट्रिएट नहीं किया तो कितना पैसा लाना पड़ेगा। एक बार सॉल्व करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मेथड कौन सा लग रहा है, कप मेथड लग रहा है अपना, क्योंकि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं। हम किसी और से अगर चार्ज करते 2100 रुपए चार्ज कर देते, ठीक है, 2100 रुपए चार्ज करने के अलावा सर क्रेडिट भी तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं ना। यानी सर एक्स्ट्रा क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, 2100 रुपए पर यूनिट में चार्ज करते, अगर 5 लाख किसी और से लेते, सुनना, 2100 रुपए अगर हम किसी और से लेते, सुनना, 100 रुपए हम किसी और से लेते 5 लाख रुपए, तो सर कितने में ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है हमारी? 105 करोड़ की हमारा ट्रांजेक्शन होता किसी और से। इस 105 करोड़ पे मेरे को कम से कम नहीं तो 2 महीने के हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रहा है, 2 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ क्या, 105 करोड़ का 2% का मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो 105 इंटू 2% सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ 2.1 करोड़ तो मेरा एक्स्ट्रा सीधे सीधे बढ़ जाएगा। यानी मतलब मैं कह क्या रहा हूँ, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। मैं जब अपने एसोसिएट प्राइस को दे रहा हूँ तो 3 महीने का क्रेडिट दे रहा हूँ,
लेकिन जब किसी अदर पर्सन को दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने क्रेडिट दे रहा हूँ, यानी 2 महीने का एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहा हूँ। इसके कारण से जो इसको ट्रांज़ैक्शन करूँगा सर, ज़्यादा महँगे प्राइस पे करना चाहिए। इसलिए सर मैंने इसको बढ़ा दिया। यानी अगर मैं किसी और से करता तो कम से कम 107.1 करोड़ पे तो करता ही करता। 107.1 करोड़ पे तो करता ही करता। इसके साथ कितने में किया? सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 करोड़ पे किया। यानी 7.1 करोड़ का जो भी वैल्यू है ना मेरी, 7.1 करोड़ की, ये मेरे लिए सर आर्म्स लेंथ प्राइस में एडजस्टमेंट बन जाएगी। यही मेरा आंसर बन के चलेगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और डिड यू नॉट गेट दिस पॉइंट? उसके अलावा सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि सर उसने अपना सुओ मोटो एडजस्टमेंट कर दिया रिटर्न में। तो रिटर्न जिस दिन एक्चुअल रिटर्न फाइल किया ना, उसके 90 दिन के अंदर अगर 90 दिन के अंदर आप लेके नहीं अगर 90 दिन के अंदर आप पैसे नहीं लेके आ गए, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से लेके आपको सर वापस लेके आना पड़ेगा। नहीं, आपको एक्चुअल फाइल, आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से लेके आना पड़ जाएगा पैसा। अगर आप नहीं लेके आ पाते तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है उसके अगले दिन से आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट क्या देना पड़ जाता है आपको? एसबीआई के रेट के अकॉर्डिंग प्लस 3.5% या फिर सर 3.25% या फिर लाइबोर के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा 3%। उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, आप एडिशनल टैक्स भर दो। जिस दिन आप एडिशनल टैक्स भर देते हो उस दिन तक आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगाया जाएगा। ऐसी थ्योरी आपको लिख के चलनी है। तो उसमें बार-बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्या मेरे को किसी ने कोई काटा हुआ है क्या? किसी ने कुछ काटा है मेरे को जो मैं रिपीट कर रहा हूँ? मैं जानबूझ के रिपीट करूँ ताकि आपके दिमाग में सेटल हो, क्योंकि बार-बार ये पूछना है, तो आपको पता होना चाहिए। KVS Limited, the SSC has sold goods on 12/1/2024 to L Limited located in notified jurisdictional area। सुनना क्या कह रहे हैं? केवीएस है, उसने सामान बेचा किसको? किसको सामान बेचा? वो एल लिमिटेड को। ये एनजे एक ही एंटिटी है। फॉर 10 करोड़ 50 लाख। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, केवीएस चार्ज 11.5 करोड़ रुपीस फ्रॉम एजे। ये 11.5 करोड़ रुपीस इसने एजे से चार्ज कर रखा है, और 12 करोड़ फ्रॉम केपी। केपी 12 करोड़ केपी से चार्ज कर रखा है। फॉर आइडेंटिकल गुड्स, बोथ आर नीदर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। केवी के साथ कोई भी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, प्लस वो नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया में भी नहीं है। यानी इसने जो सामान बेचा हुआ है, सिमिलर सामान सर इसमें 11.50 का और 12 का बेचा हुआ है अपने नॉन एसोसिएट एंटरप्राइजेस को। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वाइल सेल्स टू एजे एंड केपी मेड ऑन सीआईएफ बेसिस, अनलिमिटेड इज मेड ऑन एफओबी बेसिस। यानी सर इसमें ना, लेकिन दिक्कत क्या ना, इसमें हमने भाड़ा अपनी तरफ से भरा हुआ है। इसमें भाड़ा अपनी तरफ से भरा हुआ है, बाकी सर इसके से भाड़ा इसको बेयर करना पड़ेगा। यानी सर इसमें भाड़े का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, 20 का -20 का 0.20 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे। उसके अलावा क्या कह रहा है आगे देखना। इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन यूएस एंड यूके। यानी इन दो देशों के साथ अपना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। The SSC has a policy of providing after sale services to all the customers in tune with 14 lakh customers of L Limited, which has procured 18 lakh rupees locally। क्या कह रहा है? एसएससी हैज पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज टू द ट्यून ऑफ 14 लाख टू ऑल द कस्टमर्स एक्सेप्ट एल लिमिटेड। एल लिमिटेड को छोड़ के सर बाकी सारे लोगों को ना हम वो भी देते हैं सर, पूरा पूरा हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, जो जिसकी कीमत 14 लाख रुपए की है, जो कि प्रोक्योर किया जाता है कितने में? 18 लाख रुपए में प्रोक्योर किया जाता है। यानी सर इसका एडजस्टमेंट भी अपने को करके चलना पड़ेगा। इसमें 14 लाख का एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि 14 लाख का अपने को इसमें हमने सर्विसेज दे रखी है एक्स्ट्रा। टू ब्रिंग पैरिटी विद दी दिस ट्रांजेक्शन, हमने इसको भी हटा दिया। कहा कि चलो ठीक है, इसको भी हटा देंगे, तो भी कितना प्राइस होना चाहिए? दोनों को माइनस करो एक बार, कितना आ रहा है? 11.5 माइनस 0.2 माइनस 0.14। यानी मैं कह सकता हूँ 11.16 पे तो ट्रांजेक्शन करना ही चाहिए था। 12 माइनस 0.2 माइनस 0.14, इसके साथ 11.66 पे तो करना ही चाहिए था। दो आर्म्स लेंथ प्राइस आ गए, दोनों का एवरेज कर लो और निकाल लो एग्जैक्ट आर्म्स लेंथ प्राइस डिवाइड बाय 2। यानी सर 11.41 पे तो ट्रांजैक्शन करना ही चाहिए था। एक बार आंसर देखो, 11.41 तो करना ही चाहिए था। आपने कितने में किया? 10.5 में किया, यानी 0.91 का एडजस्टमेंट करो। 0.91 आपके लिए सीधे सीधे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं था, लेकिन देखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन, अदरवाइज आपसे छूट जाएगा। इस पे स्टार मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? नर्मदा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी बोरोड 80 करोड़ रुपए। सेम क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, पता ये सेम क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। सेम एज अबव लिख दो इसमें, सेम एज अबव, इसको हम करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। 36 क्या कह रहा है देखना। शाही प्राइवेट लिमिटेड है डोमेस्टिक कंपनी। शाही प्राइवेट लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी, कहाँ पे? एसईजेड में लोकेटेड है। कब से? नवंबर 2024 से। यानी जिस प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे उस साल में कितने इयर्स ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे? इसके साथ 11वां साल लग जाएगा। इसका 11वां साल लगेगा।
1 सेकंड, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2000 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024, यस सर। इस बीच में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 11वां साल अपना लग जाएगा, यानी 11वें साल में अपने को कितना मिलता है 50% और अमाउंट डिपॉजिटेड टू एसेट री इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इसमें से विच एवर इज लोअर वाला अपने को डिडक्शन मिलता है। The company is engaged in manufacturing of consumable goods. The manufacturing goods, the manufacturing is wholly dependent on raw material imported from Sumi Japan. यानी सर Sumi of Japan से हमारा सामान आता है, wholly dependent है। The following data is furnished. शाही प्राइवेट लिमिटेड imported 30 करोड़ from Sumi, 30 करोड़ का सामान खरीदा मैंने। Sumi Inc. supplied similar raw materials to unrelated party at rupees 10% on cost. Sumi ने बाकी लोगों को ना सेम सामान 10% प्लस 10% ऑन कॉस्ट पे दे दिया। वेयर शाही लिमिटेड को ना कितने में दिया, 20% ऑन कॉस्ट में दिया है, 20% ऑन कॉस्ट। अरे बाप रे, ठीक है। शाही प्राइवेट लिमिटेड इज अलाउड टू यूज द ब्रांड नेम ऑफ द सुमी विदाउट यूजिंग एनी पेमेंट, वेयर अदर पार्टी कैन नॉट यूज यू ब्रांड नेम्स। यानी सर इस केस में ना 90 लाख का हमको ब्रांड नेम का एडवांटेज मिल रहा है शाही को, तो वो भी एक एडवांटेज है। सर कह रहा है द असेसिंग ऑफिसर रेफर द मैटर टू टीपीओ। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड दी फॉलोइंग केसेस। हमको बताओ क्या दोनों आपस में कुछ है क्या सर, कोई आपस में कोई रिश्ता विश्ता है क्या दोनों का, क्या आपस में कोई रिश्ता विश्ता है क्या? एक बार पहले ये देखो ना कैसे क्या रिश्ता है कि नहीं है। सर कह रहा है मेरा होलली डिपेंडेंट मटेरियल इसी पे करता है, यानी होलली डिपेंडेंट यानी कह सकता हूँ 90%। प्लस सर कह रहा है कि पूरी टर्म्स भी नेगोशिएट करता तो एसोसिएट एंटरप्राइज तो बन ही जाएगा सीधे सीधे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, एसोसिएट एंटरप्राइज तो बन ही जाएगा। एक बात बताना सर, एक बार आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पड़ी ना उसके बेसिस पर निकाल के देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रांजैक्शन में 30 करोड़ का सामान मैंने सोमी ने बेचा है इंडिया में शाही को। इसमें उसने प्रॉफिट कितना कमाया हुआ है, 20% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट कमाया हुआ है। 20% ऑन कॉस्ट को अगर मैं निकालता हूं सर, 20% ऑन सेल्स निकालना चाहूं तो कितना होता है, 16.67% होता है। यानी कह सकता हूं क्या कि अगर इस 30 करोड़ में से माइनस 16.67 करूंगा, सर सीधे सीधे मेरा 25 करोड़ का मेरा कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 25 करोड़ रुपीज तो मेरे को चार्ज, 25 करोड़ मेरी कॉस्टिंग थी इसके लिए, सुमी के लिए 25 करोड़ सुमी के लिए कॉस्ट थी। सुमी को कितना चार्ज करना चाहिए था, कायदे से 10% चार्ज करना चाहिए था ना, 10% चार्ज करना चाहिए था, कर लो ना 10%। यानी सीधे सीधे कायदे से ना जो सामान बेचा ना सुमी ने इंडिया में, जो सुमी ने इंडिया में सामान बेचा ना, इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी निकल के आती है, 27.5% लेके आ जाती है। प्लस एक चीज का एडजस्टमेंट छोटा देना पड़ेगा। सोचो ना यार, ब्रांड वैल्यू यूज करने दे रहे तो 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना बनता है। यानी सर मैं कह सकता हूँ कि 0.9 लाख सिर्फ उसका है क्योंकि आप ब्रांड वैल्यू यूज कर रहे हो। यानी 28.4 का मेरे सीधे सीधे मेरा आ जाता है, 28.4 लाख की मेरे लिए आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाती है। एक बार आंसर चेक करो, 28.4 लाख आ रहा है क्या, 28.4 लाख आ रहा है। हमने ट्रांजेक्शन 30 में कर रखा, यानी 1.56 लाख एक्स्ट्रा में कर रखा है। दिस इज टू बी एडजस्टमेंट मेड। आगे क्या कह रहा है, The transfer pricing officer has enhanced the income of the Shahi Private Limited by 2 करोड़. Will that be eligible for deduction under section 10AA? सर क्या जो इनकम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने बढ़ाई, क्या उसमें 10AA डिडक्शन मिलेगा? अरे बाबा बिल्कुल नहीं मिलता ना, उसको इग्नोर करना है अपने को। क्या कहता है, विल शाही प्राइवेट लिमिटेड बी लायबल फॉर पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर? क्या अंडर रिपोर्टिंग लायबल है? यस सर, अंडर रिपोर्टिंग लायबल हो जाएगा। एक बार आंसर रीड करो, इसमें बड़ा सुंदर सा आंसर लिखा हुआ है, नो शाही विल नॉट बी लायबल फॉर पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन द report of the TPO since the amount of under reported income represents by the addition made in conformity with arm's length price determined by the transfer pricing officer will not be included within the scope of the under reporting under section 270। कहता है कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के कारण आपकी में एडजस्टमेंट हुआ तो उसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं कहते। छोटी सी गलती मेरे पार्ट पे थी, इसमें आपको अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानना। आपने बुक्स अगर मेंटेन कर रखी है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस ट्रांजेक्शन में। इसी के साथ में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, नियरली 1 घंटा 40 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन हमने ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लीट कर लिए। इतना अगर आपने 1.5 पे भी सुन लिया ना तो 1 घंटे में आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी रिलेटेड ऐसा वीडियो लगता है तो मुझे बताइएगा। इसके लिए मैं आपको बाकी ब्रेक लूंगा, अभी मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले टॉपिक्स पे। ठीक है।